हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम फंक्शंस को डिटेल से कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि फंक्शन में कौन कौन से मेन टॉपिक्स हैं। सबसे पहला टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू फंक्शंस। उसके बाद फंक्शन प्रोटोटाइप, फंक्शन डेफिनेशन एंड फंक्शन कॉल, फंक्शन आर्ग्यूमेंट क्या होता है। उसके बाद कैटेगरी ऑफ फंक्शंस देखेंगे जिसकी फर्दर 4 टाइप्स हैं। फर्स्ट है फंक्शन विद नो रिटर्न एंड नो आर्ग्यूमेंट, सेकंड है नो रिटर्न बट आर्ग्यूमेंट, थर्ड है फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू बट नो आर्ग्यूमेंट, और जो लास्ट है वो रिटर्न वैल्यू विद आर्ग्यूमेंट। उसके बाद एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर्स को देखेंगे। 3 मेथड्स देखेंगे फंक्शन कॉल के, जो कि कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस एंड कॉल बाय पॉइंटर है। उसके बाद फंक्शन ओवरलोडिंग देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखते रहें। तो स्टार्ट करते हैं फंक्शन को डेफिनेशन से। फंक्शंस रेफर टू अ सेगमेंट दैट ग्रुप्स कोड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। मतलब ये है, इसको आप इस तरह से समझें कि अगर हमारे पास मेन में बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट्स हैं एक प्रोग्राम में, जिसमें हम यूज़र से इनपुट भी ले रहे हैं, यूज़र को आउटपुट भी शो करवा रहे हैं, कुछ कैलकुलेशंस हैं, फाइल हैंडलिंग का काम है, मतलब ये कि सब कुछ हम मेन के अंदर ही कर रहे हैं, तो इससे हमारे प्रोग्राम की कम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर हमने उसको खुद से रिव्यू करना हो तो भी हमारे लिए समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम उसको सब प्रोग्राम्स में डिवाइड कर लेते हैं। मतलब एक बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना और उन पार्ट्स को यूज़ करना जहाँ पर उसकी ज़रूरत पड़े, सब प्रोग्रामिंग मतलब के फंक्शंस कहलाता है। अब हम ये देखते हैं कि फ़ंक्शन का यूज़ क्यों करते हैं। फंक्शंस को यूज़ करने से हमारे पास काफ़ी फ़ायदे हैं। इससे हमारा प्रोग्राम समझने में काफ़ी इजीली अंडरस्टैंड हो जाता है हमारे लिए। उसके अलावा उसकी एडिटिंग बहुत इजी हो जाती है। मतलब ये कि हम पूरे प्रोग्राम को चेंज नहीं करते, हम कुछ फंक्शंस के अंदर जाके एडिटिंग कर लेते हैं जहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा प्रोग्राम का कोड काफ़ी छोटा हो जाता है। रीयूजिबिलिटी, मतलब ये है कि अगर मेन के अंदर फॉर एग्जांपल जैसे हम पहले प्रोग्राम लिखते थे, उसमें हमने कोई काम बार बार करना है, तो उस काम को हम एक फ़ंक्शन में डिफ़ाइन कर देते हैं और उस डिफ़ाइंड किए हुए फंक्शन को कॉल करके उसकी फंक्शनैलिटी को यूज़ किया जाता है। उसके अलावा हमारे एरर्स के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये देखें, हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं मेन के अंदर, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। फॉर एग्जांपल हमारा एरर जो है वो इस फंक्शन में आता है लाइन नंबर 3 पे। तो हम उस फंक्शन की डेफिनेशन पे जाएंगे यहाँ पर, तो उस फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर जाके एरर को रिजोल्व कर सकते हैं। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि हमें पूरा प्रोग्राम चेक नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ उस फंक्शन में जाके हम उसको चेक कर लेंगे। तो ये थे फंक्शन का यूज़ करने के बेनिफिट्स। अब हम देखते हैं, ये उसकी एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल मेन के अंदर मेरे पास बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट्स हैं, तो उन स्टेटमेंट्स को मैं कवर कर लेता हूँ सब प्रोग्रामिंग में, मतलब ग्रुप्स में डिवाइड कर लेता हूँ। ये कुछ स्टेटमेंट्स मेन के अंदर भी लिखी हुई हैं। एक फंक्शन है फंक्शन 2 उसका नाम है, उसके अंदर कुछ स्टेटमेंट्स को मैंने पुट कर दिया। फंक्शन 3 के अंदर कुछ स्टेटमेंट्स, और इसी तरह फंक्शन 4 के अंदर। अब जहाँ पर हमें फॉर एग्जांपल मेन के अंदर हमें ज़रूरत पड़ती है फंक्शन 3 की, तो इस फंक्शन 3 को हम मेन के अंदर कॉल कर लेते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं फंक्शन 3 को कॉल करता हूँ, तो फंक्शन 3 को कॉल करने से फंक्शन 3 के अंदर जितनी स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पर आके मेन के अंदर एग्जीक्यूट हो जाएंगी। इसकी एग्जांपल को आगे देख लेते हैं हम। तो फंक्शन को यूज़ करने से क्या होता है, हमें जहाँ पर हमें ज़रूरत पड़े वहाँ पर हम उसको कॉल कर सकते हैं, सिर्फ एक दफ़ा डिफ़ाइन करने की ज़रूरत है। तो इससे फंक्शन की रीयूजिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसका एक फ़ायदा ये है। यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है छोटी सी, जिसमें हम सिर्फ मैसेज प्रिंट करवा रहे हैं। तो सबसे पहले लाइन नंबर 1, 2 पे हमने हेडर फाइल्स का यूज़ किया। उसके बाद लाइन नंबर 3 है जो हमारे पास, ये फंक्शन की प्रोटोटाइप है। यहाँ पर हमारे पास फंक्शन लिखने के लिए 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन सी हैं? फंक्शन प्रोटोटाइप, फंक्शन की डेफिनेशन, फंक्शन कॉलिंग और फंक्शन आर्ग्यूमेंट। फंक्शन प्रोटोटाइप क्या होता है? जिसमें सिर्फ हम फंक्शन की टाइप बताते हैं कि हम किस टाइप का फंक्शन लिखना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल लाइन नंबर 3 पर मैंने फंक्शन की प्रोटोटाइप वाइड बताई है, मतलब इसमें मैं कुछ भी रिटर्न नहीं करना चाह रहा, तो इसलिए इसकी वाइड टाइप है। तो ये इसकी प्रोटोटाइप हो गई। उसके बाद इस फंक्शन को मैंने डिफ़ाइन किया है मेन से बाहर आकर, तो उसी नाम से है। जैसे मतलब कि लाइन नंबर 3 पे वाइड प्रिंट मैसेज, तो वाइड प्रिंट मैसेज के बाद उस फंक्शन को मैंने अंदर डिफ़ाइन कर दिया स्टेटमेंट एक, सी आउट आई एम इन फंक्शन। तो ये फंक्शन की डेफिनेशन है। फंक्शन की डेफिनेशन के बाद फंक्शन कॉल इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से उसको कॉल किया जा रहा है। लाइन नंबर 7 पर आकर मैंने उस फंक्शन को कॉल किया है।
तो इसकी जो प्रोग्राम का कंट्रोल है वो इस तरह से है। लाइन नंबर 10 भी फंक्शन कॉलिंग है। अब हम इसका देखते हैं कि प्रोग्राम का कंट्रोल किस तरह से है। लाइन नंबर 4 पे आने के बाद लाइन नंबर 5, 6 सी आउट आएगी हमारे पास गोइंग टू फंक्शन। उसके बाद लाइन नंबर 7 आएगी जैसे ही कॉलिंग, तो 7 से हम डायरेक्ट आ जाएंगे 13 पे, क्योंकि 7 पे हमने फंक्शन को कॉल किया है। फंक्शन कॉल होने पर लाइन नंबर 13 पे आएंगे। 13 पे आने के बाद 13 टू 16 रन होने के बाद जैसे ही ये एंड होगा तो दोबारा से लाइन नंबर 8 पे आ जाएंगे, फिर लाइन नंबर 9 पे। लाइन नंबर 9 पे आने के बाद 10 जैसे ही कॉल होगी तो 10 को कॉल करने पर दोबारा से 13 टू 16 सारी रन होगी। तो ये फंक्शन की डेफिनेशन है जिसको हम सिर्फ कॉल करने पर यूज़ कर रहे हैं। लास्ट में हम इसकी आउटपुट देख लेते हैं कि किस तरह से आउटपुट आती है। तो यहाँ पर हमारे पास दो मेन चीज़ें हैं कि फ़ंक्शन की जो हम प्रोटोटाइप लिखते हैं वो मेन से पहले डिफ़ाइन कर लेते हैं और उसको सेमीकोलन से एंड किया जाता है, जबकि फ़ंक्शन डेफिनेशन है जो हमारे पास उसको मेन से बाद में लिखा जाता है। उसके अलावा फंक्शन आर्ग्यूमेंट है, उसको हम नेक्स्ट देखेंगे। अब हम ये देखते हैं कि फ़ंक्शन की टाइप्स कितनी होती हैं। फ़ंक्शन की हमारे पास बेसिकली दो मेन टाइप्स हैं। प्री डिफाइंड फंक्शंस, उनको हम लाइब्रेरी फंक्शंस भी कहते हैं। उसमें हमारे पास हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम को यूज़ करते हुए हम उसको लिंक करते हैं लाइब्रेरी से। फॉर एग्जांपल हम आईओस्ट्रीम का यूज़ करते हैं इनपुट आउटपुट के लिए। तो ये ऐसे फंक्शन हैं जो हमारे पहले से डिफ़ाइन किया हुआ है, हमने उनको यूज़ करना है सिर्फ फंक्शन कॉल करके। फॉर एग्जांपल हम क्रिएट स्क्रीन का फंक्शन यूज़ करते हैं तो वो हैश इंक्लूड conio.h से हम इसको लिंक करते हैं लाइब्रेरी फाइल से, तो वो पहले से वहाँ पर डिफ़ाइन है। इसी तरह सी आउट सीन का यूज़ करते हैं तो वो आईओस्ट्रीम में पहले से डिफ़ाइंड है। तो ऐसे फंक्शंस जो पहले से डिफ़ाइंड हों उनको सिर्फ हम कॉल करके यूज़ करते हैं। इन फंक्शंस को प्री डिफाइंड फंक्शंस या फिर लाइब्रेरी फंक्शंस कहा जाता है। उसके अलावा यूज़र डिफाइंड फंक्शंस ऐसे फंक्शंस हैं जो कि यूज़र अपनी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए लिखता है और उसको कॉल करके यूज़ करता है। इसमें हम फंक्शन को डिफ़ाइन भी करते हैं, फंक्शन को कॉल भी करते हैं, सारा कुछ हमें खुद से करना पड़ता है। जबकि प्री डिफाइंड फंक्शंस में हमें सिर्फ फंक्शन कॉलिंग और हेडर फाइल को यूज़ करने के लिए, फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग को यूज़ करने के लिए हम हैश इंक्लूड स्ट्रिंग यूज़ करते हैं, मैथ को यूज़ करने के लिए math.h। तो इस तरह से हमारे पास काफ़ी फंक्शन हैं जो कि प्री डिफाइंड हैं। और इसके अलावा यूज़र डिफाइंड फंक्शन हैं जिसको हम नेक्स्ट टॉपिक्स में कवर करेंगे। अब हम एक छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर मैं एक छोटा सा प्रोग्राम लिखता हूँ फंक्शन को यूज़ करते हुए। फंक्शन की प्रोटोटाइप यहाँ पर लिखते हैं वाइड प्रिंट मैसेज। यहाँ पर फंक्शन का नाम लिख रहा हूँ मैं और उसकी प्रोटोटाइप बता दी कि फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, इसलिए वाइड यूज़ किया है। उसके बाद हम मेन में आ जाएंगे। यहाँ पर मेन भी हमारे पास एक फंक्शन है जिसकी प्रोटोटाइप क्या है, इंटीजर टाइप का है। मतलब वो इंटीजर टाइप का है इसलिए वो कोई वैल्यू रिटर्न करेगा, इसलिए हम लास्ट पे रिटर्न 0 लिखते हैं। यहाँ पर आके मैं एक मैसेज प्रिंट कराता हूँ, सी आउट गोइंग टू फंक्शन। सबसे पहले तो हम फंक्शन को डिफ़ाइन कर लेते हैं जो हमने ऊपर लिखा है। फंक्शन को डिफ़ाइन करने के लिए सबसे पहले हमें उसी तरह से वाइड, फिर फंक्शन का नाम, उसके बाद यहाँ पर आके हम फंक्शन की बॉडी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ सी आउट आई एम इन फंक्शन। यहाँ पर लाइन नंबर 8 से 11 तक फंक्शन डिफ़ाइन हो गया है। अब मैं इसको जितनी दफ़ा चाहूँ यूज़ कर सकता हूँ मेन के अंदर। तो लाइन नंबर 7 पे आके मैं क्या करूँगा, फंक्शन कॉल करूँगा प्रिंट मैसेज के नाम से जो बनाया था। फंक्शन कॉलिंग में और फंक्शन प्रोटोटाइप में हम एंड पे सेमीकोलन लिखते हैं, जबकि फंक्शन डेफिनेशन में सेमीकोलन का यूज़ नहीं किया जाता। उसके बाद मैं एक और स्टेटमेंट लिखता हूँ, सी आउट आई एम इन मेन। यहाँ पर मेन के अंदर हूँ मैं। उसके बाद दोबारा से मैं क्या करूँगा, सी आउट गोइंग बैक टू फंक्शन। मतलब हम दोबारा से फंक्शन कॉल करेंगे। उसके बाद प्रिंट मैसेज के नाम से वही वाला फंक्शन दोबारा से मैं कॉल कर रहा हूँ। एक दफ़ा डिफ़ाइन किए हुए फंक्शन को आप जितनी दफ़ा चाहें यूज़ कर सकते हैं। दोबारा से फंक्शन कॉल होगा तो लाइन नंबर 14 रन होगी। उसके बाद सी आउट अगेन इन मेन।
अब इसको रन करके देखते हैं। तो ये है इसकी आउटपुट। सबसे पहले लाइन नंबर 6 रन होगी, उसके बाद लाइन नंबर 7 पे फंक्शन कॉल होगा। फंक्शन कॉल होने पर लाइन नंबर 13 to 16 पे कंट्रोल आ जाएगा और यहाँ पर आके लाइन नंबर 15 रन होगी जिसमें लिखा है आई एम इन फंक्शन। उसके बाद दोबारा से कंट्रोल ट्रांसफ़र होगा लाइन नंबर 8 के पास, यहाँ पर आई एम इन मेन। उसके बाद सी आउट नेक्स्ट लाइन, फिर दोबारा से फंक्शन कॉल करने पर लाइन नंबर 13 to 16 पे कंट्रोल आएगा और यहाँ पर आके दोबारा से लाइन नंबर 15 रन होगी आई एम इन फंक्शन। उसके बाद कंट्रोल आ जाएगा लाइन नंबर 11 पे, तो अगेन इन मेन। तो ये था हमारा जिसमें हमने फंक्शन को यूज़ करके और फंक्शन को कॉल करके देखा। तो इस तरह से हमारे पास इसकी आउटपुट आ गई। अब हम फंक्शन प्रोटोटाइप देख लेते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि फंक्शन प्रोटोटाइप और फंक्शन इंटरफेस इज़ अ डिक्लेरेशन ऑफ अ फंक्शन दैट स्पेसिफाइज द फंक्शन नेम एंड टाइप सिग्नेचर। फंक्शन प्रोटोटाइप लिखने का पर्पस हमारे पास सिर्फ ये है कि हम उसमें ये बताते हैं कि फ़ंक्शन का नेम क्या है और फंक्शन किस टाइप का है। बेसिकली प्रोटोटाइप का पर्पस फंक्शन की टाइप को बताना है कि हम फंक्शन किस टाइप का लिखना चाह रहे हैं। उसमें कोई वैल्यू अगर हमने पास करनी है तो उसकी भी डाटा टाइप हमें बतानी पड़ती है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बहरहाल फंक्शन प्रोटोटाइप में सिर्फ हम फंक्शन की टाइप देखते हैं कि किस टाइप का फंक्शन हम आगे डिफ़ाइन करेंगे। इट डज़ नॉट कंटेन फंक्शन बॉडी। फंक्शन प्रोटोटाइप और फंक्शन बॉडी अलग चीज़ है। फंक्शन प्रोटोटाइप हम मेन से पहले लिखते हैं और फंक्शन डेफिनेशन मेन के बाद लिखते हैं। A function prototype gives information to the compiler that the function may later be used in the program, जिसमें हम कंपाइलर को सिर्फ ये बता देते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप लिख के कि फ़ंक्शन हमारा किस टाइप का है जो कि हम आगे यूज़ करना चाह रहे हैं। अब हम ये देखते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप का यूज़ क्यों किया जाता है। बिफोर द कंपाइलर इनकाउंटर्स अ कॉल टू अ पर्टिकुलर फंक्शन it must already know the function's return type, the number of parameters it uses. It must already know the function's return type, the number of parameters it uses and the type of each parameter. फंक्शन प्रोटोटाइप में हम कंपाइलर को ये बताते हैं कि फ़ंक्शन की रिटर्न टाइप क्या होगी हमारे पास, फ़ंक्शन के पैरामीटर्स कितने पास कर रहे हैं और हर पैरामीटर किस टाइप का है। One way of ensuring that the compiler has this information is to place the function definition before all call to the function. मतलब यह है कि फंक्शन प्रोटोटाइप को हम मेन से पहले डिफ़ाइन कर लेते हैं ताकि कंपाइलर को पता हो कि वो किस टाइप का प्रोग्राम हम लिखना चाह रहे हैं। Another method is to declare the function with the prototype. Here is the example. अब हमारा फंक्शन प्रोटोटाइप लिखने का सिंटैक्स क्या है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक फ़ंक्शन की प्रोटोटाइप लिखी है, वाइड फर्स्ट ब्रैकेट्स और सेमीकोलन का यूज़ किया है। इसमें वाइड हमारे पास क्या है, वाइड फंक्शन प्रोटोटाइप में हम रिटर्न टाइप बता रहे हैं कि जो हम फंक्शन लिखेंगे वो किस टाइप का होगा। उसके बाद सेकंड नंबर पे फंक्शन का नेम आता है। थर्ड नंबर पे हमारे पास पैरेंथेसिस यूज़ होती हैं जिसके अंदर हम पैरामीटर्स को पास करते हैं अगर हमें ज़रूरत पड़े तो। ये पैरामीटर्स किस तरह से पास होते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसके बाद फंक्शन प्रोटोटाइप को एंड करते हैं सेमीकोलन से। जैसा कि मैंने लास्ट पे भी बताया था कि फंक्शन प्रोटोटाइप और फंक्शन कॉलिंग में सेमीकोलन का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ये है कि फ़ंक्शन प्रोटोटाइप को हम फंक्शन डिक्लेरेशन भी कहते हैं कि फ़ंक्शन हमारा डिक्लेयर हो रहा है। अगर हम मेन से पहले फंक्शन प्रोटोटाइप नहीं लिखते और मेन के बाद फंक्शन को डिफ़ाइन करते हैं तो हमारा एरर आएगा। इसलिए फ़ंक्शन डिक्लेयर करना फंक्शन प्रोटोटाइप कहलाता है जो कि मेन से पहले लिखते हैं। अगर हम फंक्शन की प्रोटोटाइप नहीं लिखते तो फिर हम फंक्शन को मेन से पहले डिफ़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल है हमारे पास। यहाँ पर हमारे पास लाइन नंबर 3 और 4 पे दो प्रोटोटाइप लिखी हैं मैंने फंक्शंस की, वाइड फर्स्ट वाइड सेकंड। वाइड मीन इसमें कुछ भी हम रिटर्न नहीं कर रहे, इसकी रिटर्न टाइप वाइड है, एम्प्टी है। उसके बाद फंक्शन का नेम है, पैरेंथेसिस है जो कि एम्प्टी है, मतलब इसमें हम कोई भी डाटा पास नहीं कर रहे। तो ये थी हमारे पास फंक्शन की प्रोटोटाइप जिसकी टाइप वाइड है और ये उनकी डेफिनेशन है फंक्शन फर्स्ट की और सेकंड फंक्शन की हमारे पास डेफिनेशन ये है। यहाँ पर हम जो मेन फंक्शन यूज़ करते हैं
वो भी हमारे पास फंक्शन की एग्जांपल है जिसमें मेन फंक्शन का नाम है, इसकी रिटर्न टाइप इंटीजर है जो कि यहाँ पर हमने इंट लिखा हुआ है। तो क्योंकि इसकी रिटर्न टाइप इंटीजर टाइप है इसलिए हम लास्ट पे कोई वैल्यू भी रिटर्न करते हैं। जब हमारा प्रोग्राम एंड होता है तो हम कंपाइलर को 0 वैल्यू रिटर्न करते हैं। यहाँ पर यहाँ पर सबसे पहले दो फंक्शन की प्रोटोटाइप डिफ़ाइन कर लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, तो वाइड उसकी टाइप है, मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं करना है, एक सिंपल मैसेज प्रिंट करवाना है। और फंक्शन का नाम था हमारे पास फर्स्ट, लास्ट पे सेमीकोलन से एंड किया जाता है। ब्रैकेट्स में हमने कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया इसलिए वो एम्प्टी है। उसके बाद सेकंड फंक्शन प्रोटोटाइप, सेकंड नेम था उसका, लास्ट पे उसी तरह से सेमीकोलन से एंड। उसके बाद हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट हो जाता है जिसकी टाइप क्या है, रिटर्न टाइप इंटीजर टाइप की है। तो यहाँ पर हम पहले एक मैसेज प्रिंट करवाते हैं, सी आउट आई एम इन मेन फंक्शन। उसके बाद मैं फंक्शन को, पहले तो हम फंक्शन को डिफ़ाइन कर लेते हैं यहाँ पर वाइड फर्स्ट, और यहाँ पर फंक्शन की बॉडी सी आउट इसी तरह से सेकंड फंक्शन को डिफ़ाइन कर लेते हैं, सी आउट आई एम इन फंक्शन सेकंड। यहाँ पर लाइन नंबर 8 पे हम फंक्शन 1 को कॉल करते हैं, फर्स्ट फंक्शन को। फर्स्ट फंक्शन कॉल करने का तरीका ये है कि सिर्फ फंक्शन का नाम लिखा जाता है और उसके बाद ब्रैकेट्स का यूज़ किया जाता है और लास्ट पे उसी तरह से सेमीकोलन। सेकंड फंक्शन को कॉल करते हैं और उसके बाद एक मैसेज प्रिंट करवाते हैं, बैक इन मेन। तो प्रोग्राम का कंट्रोल इस तरह से है, सबसे पहले लाइन नंबर 7 रन होगी, उसके बाद लाइन नंबर 8 पे कंट्रोल आएगा, तो लाइन नंबर 8 से ट्रांसफ़र हो जाएंगे हम 13 पे। 13 पे आने के बाद लाइन नंबर 15 का मैसेज प्रिंट होगा। उसके बाद जैसे ही 16 एंड होगी दोबारा से कंट्रोल आ जाएगा लाइन नंबर 9 पे। लाइन नंबर 9 पे आने पर फंक्शन कॉल हो रहा है सेकंड के अंदर लिखी गई जो भी हमारी स्टेटमेंट होगी वो रन होगी, मतलब 17 to 20 कंट्रोल आएगा। 19 लाइन रन होने के बाद कंट्रोल दोबारा से 20 पर जाएगा और 20 पर जाने के बाद बैक टू 10। लाइन नंबर 10 पे आने के बाद ये वाला मैसेज प्रिंट करवाएंगे, उसके बाद सिर्फ रिटर्न 0 स्टेटमेंट। अब प्रोग्राम को रन करते हैं तो ये है हमारे पास इसकी आउटपुट, जिसमें सबसे पहले हमारे पास लाइन नंबर 7 रन होगी, लाइन नंबर 8 पर आने के बाद लाइन नंबर 15 रन होगी, लाइन नंबर 16 से वापस जाने के बाद लाइन नंबर 9 पर सेकंड कॉल होगा, लाइन नंबर 9 से कंट्रोल आ जाएगा 17 पर, 17 पर आने के बाद लाइन नंबर 19 प्रिंट होगी, ये थर्ड लाइन। उसके बाद दोबारा से कंट्रोल 10 पे आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये लास्ट मैसेज प्रिंट होगा। अब हम ये देखते हैं कि फंक्शन डेफिनेशन एंड फंक्शन कॉल को किस तरह से यूज़ किया जाता है। इसका कंसेप्ट देख लेते हैं। अ फंक्शन कॉल इज़ अ स्टेटमेंट दैट कॉजेज अ फंक्शन टू एग्जीक्यूट। फंक्शन कॉल वो स्टेटमेंट है जिसकी वजह से फंक्शन की डिफाइंड की हुई बॉडी सारी एग्जीक्यूट होती है। अ फंक्शन डेफिनेशन कंटेन्स द स्टेटमेंट दैट मेक अप द फंक्शन। तो फंक्शन डेफिनेशन में वो स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि फंक्शन को डिफ़ाइन करती हैं या फिर फंक्शन जनरेट करती हैं। वी कॉल फंक्शन इन मेन एंड डिफ़ाइन आउटसाइड द मेन। फंक्शन को हम कॉल करते हैं मेन के अंदर और फंक्शन अपना डिफ़ाइन करते हैं आउटसाइड द मेन। फंक्शन डेफिनेशन कंटेन्स द स्टेटमेंट दैट आर लॉजिकली रिलेटेबल। फंक्शन डेफिनेशन में जो स्टेटमेंट्स हम लिखते हैं वो आपस में लॉजिकली रिलेट करती हैं एक दूसरे से। नाउ 4 मेन पार्ट्स ऑफ अ फंक्शन। First one is return type. A function can send a value to the part of the program that executed it. मतलब ये है कि रिटर्न टाइप हम लिखते हैं जिसमें हम प्रोग्राम को कोई वैल्यू रिटर्न करते हैं। द रिटर्न टाइप इज़ द डाटा टाइप ऑफ द वैल्यू डैट इज़ सेंड फ्रॉम द फंक्शन। रिटर्न टाइप की डाटा टाइप वही होती है जिस टाइप को हमने रिटर्न करना है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने फंक्शन में से कोई इंटीजर टाइप को रिटर्न करना है तो फंक्शन की रिटर्न टाइप भी इंटीजर होगी।
फंक्शन में से अगर कोई करैक्टर रिटर्न करवाना है हमने प्रोग्राम की तरफ, तो उस फंक्शन की जो रिटर्न टाइप है वो भी करैक्टर टाइप की होगी। इसी तरह से जो टाइप हमने भेजनी है प्रोग्राम में उसी तरह की रिटर्न टाइप होती है। उसके बाद सेकंड नंबर पे फंक्शन का नेम आता है। यू शुड गिव ईच फंक्शन अ डिस्क्रिप्टिव नेम। In general, the same rules that apply to the variable's name also apply to the function's name. फंक्शन नेम उसी तरह से जिस तरह से हम वेरिएबल नेम रखते हैं, ये हम अपनी मर्ज़ी से रखते हैं। उसके बाद है पैरामीटर लिस्ट। द प्रोग्राम कैन सेंड डाटा इनटू अ फंक्शन। द प्रोग्राम लिस्ट इज़ अ लिस्ट ऑफ अ वेरिएबल डैट होल्ड द वैल्यूज बीइंग पास टू द फंक्शन। अब पैरामीटर लिस्ट क्या होती है? पैरामीटर लिस्ट में हम वो वैल्यूज़ एंटर करते हैं जो कि हमने फंक्शन में भेजनी है अपनी, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 पे आती है बॉडी। द बॉडी ऑफ अ फंक्शन इज़ द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट परफॉर्म्स द फंक्शंस ऑपरेशन। बॉडी क्या होती है? बॉडी के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स हम लिखते हैं वो ऑपरेट होती हैं जैसे ही हम उनको कॉल करते हैं। तो कॉल करने पर फंक्शन में डिफ़ाइन की हुई जितनी स्टेटमेंट्स होती हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं जहाँ पर कॉल किया जाता है। अब हम एक एग्जाम्पल को देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिखी है मेन प्रोग्राम की, क्योंकि मेन भी हमारे पास एक फ़ंक्शन होता है। तो जो जो यहाँ पर अप्लाई करेंगे वही हम फंक्शन को डिफ़ाइन करते वक्त यूज़ करते हैं, सब कुछ सेम है। तो इसलिए इसकी एग्जांपल लिखी है ताकि हमारे लिए इजी हो। तो इसमें सबसे पहली चीज़ हमारे पास है रिटर्न टाइप। यहाँ पर मेरे पास जो रिटर्न टाइप है वो है इंटीजर टाइप, इसीलिए मैंने लास्ट लाइन पे यहाँ पर रिटर्न ज़ीरो किया है, क्योंकि ज़ीरो की जो डाटा टाइप है वो भी इंटीजर टाइप है, इसलिए इसकी टाइप और हमारी जो रिटर्न टाइप है वो सेम होनी चाहिए। सबसे पहले फंक्शन को डिफ़ाइन करते वक्त रिटर्न टाइप लिखी जाती है। उसके बाद है फंक्शन नेम। फंक्शन नेम हम इस तरह का रखते हैं जिससे हमें इजीली समझ आ जाए कि इस फंक्शन में हम क्या काम करना चाह रहे हैं। थर्ड नंबर पे हम यूज़ करते हैं पैरामीटर लिस्ट को। यहाँ पर ये एम्प्टी है क्योंकि अभी हम सिर्फ फंक्शन की डेफिनेशन को देख रहे हैं, जो फंक्शन में डाटा पास किया जाता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इसलिए यहाँ पर ये एम्प्टी है। उसके बाद फंक्शन की बॉडी स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन की बॉडी के अंदर कुछ स्टेटमेंट्स लिखते हैं हम जो भी, तो वो स्टेटमेंट्स लिखी जाती हैं यहाँ पर, तो ये फंक्शन की बॉडी में आती है। उसके बाद यहाँ पर ड्यू टू रिटर्न टाइप वी रिटर्न इंटीजर वैल्यू। जैसा कि हमने बताया था रिटर्न टाइप इंटीजर है, इसलिए हम कोई इंटीजर वैल्यू ही रिटर्न करेंगे। उसके बाद फंक्शन एंड हो जाता है। तो ये थे हमारे फंक्शन के मेन पार्ट्स जो कि फंक्शन को डिफ़ाइन करते वक्त लिखे जाते हैं। सबसे पहले रिटर्न टाइप, फिर फंक्शन नेम, उसके बाद अगर हमने कोई वैल्यू पास करनी है, कोई पैरामीटर पास करना है तो वो लिखा जाता है, अदरवाइज़ इसको एम्प्टी छोड़ दिया जाता है। उसके बाद फंक्शन की बॉडी स्टार्ट होती है और बॉडी के अंदर हमने जो भी अपनी रिक्वायरमेंट होगी उसको यूज़ करना है। उसके बाद अगर हमने रिटर्न टाइप लिखी है तो फिर हमें कुछ रिटर्न भी करना है, अदरवाइज़ वाइड। तो उसके बाद फंक्शन की बॉडी एंड हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास वॉइड फंक्शन है। वॉइड फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि कुछ भी ना रिटर्न करते हैं ना ही एक्सेप्ट करते हैं, बिल्कुल एम्प्टी फंक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह से हमने डिस्प्ले मैसेज का फंक्शन किया था वो हमारे पास वॉइड की एक एग्जांपल है जिसमें हम ना कुछ रिटर्न कर रहे हैं ना कुछ पास कर रहे हैं। तो उसके बाद ये इसकी एग्जांपल है वॉइड डिस्प्ले मैसेज। यहाँ पर डिस्प्ले मैसेज दिस नेम इज़ अ इंडिकेशन ऑफ व्हाट द फंक्शन डज। डिस्प्ले मैसेज इसका नाम है, तो नाम हमें ऐसा चूज़ करना चाहिए जिससे हमें समझ आ जाए कि ये फंक्शन क्या कर रहा है। यू शुड ऑलवेज गिव फंक्शन नेम डैट रिफ्लेक्ट देयर पर्पस। उनका मकसद समझ आ जाना चाहिए कि ये फंक्शन क्या कर रहा है। उसके बाद ये रिटर्न टाइप है वाइड। नोटिस दैट द फंक्शंस रिटर्न टाइप इज़ वाइड। दिस मीन्स द फंक्शन डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू टू द पार्ट ऑफ द प्रोग्राम डैट एग्जीक्यूटेड। मतलब एग्जीक्यूट होते वक्त यहाँ पर हम कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे प्रोग्राम को। उसके बाद फंक्शन हैज़ नो रिटर्न स्टेटमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगर हमारे पास रिटर्न टाइप ही नहीं है तो फिर फंक्शन कुछ रिटर्न भी नहीं करेगा। तो यहाँ पर वाइड टाइप का फंक्शन है इसलिए यहाँ पर कुछ भी रिटर्न नहीं किया जाएगा। उसके बाद कॉलिंग अ फंक्शन। अ फंक्शन इज़ एग्जीक्यूटेड व्हेन इट इज़ कॉल्ड। अब हमने फंक्शन तो डिफ़ाइन कर लिया है, उस फंक्शन को जब तक हम कॉल नहीं करेंगे वो फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। फंक्शन मेन इज़ कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन अ प्रोग्राम स्टार्ट्स। जो हमने मेन का फंक्शन की एग्जांपल देखी है वो फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है व्हेन अ प्रोग्राम स्टार्ट। मतलब जब हम प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली कॉल होता है। लेकिन उसके अलावा जितने भी यूज़र डिफाइंड फंक्शंस हैं उनको हम कॉल करते हैं तो ही उनकी फंक्शनैलिटी को हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये एग्जांपल है एक हमारे पास कॉलिंग अ फंक्शन की, जिसमें हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। यहाँ पर डिस्प्ले मैसेज के नाम से फंक्शन को कॉल किया जा रहा है। फंक्शन कॉल करने का तरीका ये है कि जो भी फंक्शन का नाम होता है
उसको यूज़ करते हैं। सेकंड नंबर पे हमारे पास पैरेंथेसिस आती हैं। उसके बाद अगर हमने कोई वैल्यू पास करनी है तो वैल्यू लिखी जाती है, अदरवाइज़ एम्प्टी छोड़ दिया जाता है। और नंबर 3 पर हम सेमीकोलन का यूज़ करके फंक्शन को कॉल करते हैं। तो इस फंक्शन को कॉल करने से जो भी इस फंक्शन के अंदर स्टेटमेंट्स होंगी वो यहाँ पर आके एग्जीक्यूट हो जाएंगी। उसके बाद हमारे पास वी जस्ट कॉल फंक्शन बाय द नेम फॉलोड बाय द सेट ऑफ पैरेंथेसिस एंड द सेमीकोलन। ये मैंने पहले ही आपको बता दिया है। यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल है कि फंक्शन का कंट्रोल किस तरह से होता है। फंक्शन ये हमारे पास पहले से डिफाइंड है जो वाइड डिस्प्ले मैसेज का, जिसमें हम एक स्टेटमेंट को प्रिंट करवा रहे हैं। उसके बाद हमारे पास मेन प्रोग्राम है। उस मेन में आने के बाद सबसे पहले सी आउट हेलो वर्ल्ड लाइन प्रिंट होगी। उसके बाद डिस्प्ले मैसेज को कॉल किया जाएगा। ये कॉल होते ही फंक्शन में एंटर हो जाएगा जो कि फंक्शन डिस्प्ले मैसेज वाला है। उसमें एंटर होने के बाद सी आउट हेलो फ्रॉम फंक्शन डिस्प्ले मैसेज ये लाइन प्रिंट होगी। उसके बाद फंक्शन एंड होगा तो दोबारा से कंट्रोल आ जाएगा मेन के एंड पर। तो इस तरह से प्रोग्राम का कंट्रोल होता है। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम फंक्शन को कॉल करते हैं फॉर लूप को यूज़ करते हुए। तो हेडर फाइल से स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम को हेडर फाइल से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम से। फंक्शन की प्रोटोटाइप यहाँ पर लिख लेते हैं। हमारे पास फंक्शन की प्रोटोटाइप में जो रिटर्न टाइप है वो है वाइड। फंक्शन का नेम है डिस्प्ले मैसेज। उसके बाद कोई भी पैरामीटर पास नहीं करना, इसलिए पैरेंथेसिस को एम्प्टी और लास्ट पे सेमीकोलन का यूज़। ये फंक्शन की प्रोटोटाइप हो गई। मेन में आने के बाद एक मैसेज प्रिंट करवाते हैं सी आउट फंक्शन मेन। उसके बाद हम फंक्शन को कॉल करते हैं। सबसे पहले फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पर वाइड, सेम उसी तरह जिस तरह से प्रोटोटाइप लिखी है डिस्प्ले मैसेज। और उसके बाद फंक्शन की बॉडी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर हम सी आउट आई एम इन फंक्शन डिस्प्ले मैसेज। यहाँ पर आके फंक्शन को कॉल करते हैं। फंक्शन कॉल करने का तरीका ये है कि जो भी फंक्शन का नाम है उसको लिखते हैं डिस्प्ले मैसेज। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं है, इसलिए इसको भी एम्प्टी और लास्ट पे सेमीकोलन का यूज़ किया जाता है। उसके बाद दोबारा से एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाते हैं सी आउट बैक इन फंक्शन मेन। तो पहले इसको रन करके देखते हैं। तो सबसे पहले ये वाली लाइन प्रिंट होगी आई एम इन फंक्शन मेन। उसके बाद 7 से कंट्रोल चला जाएगा हमारे पास 11 to 14 में। उसके बाद आएगा आई एम इन फंक्शन डिस्प्ले मैसेज। दोबारा से कंट्रोल 14 से आ जाएगा लाइन नंबर 8 पर बैक इन फंक्शन मेन। अब हम फॉर लूप का यूज़ करके देखते हैं फंक्शन कॉल में। फॉर यहाँ पर हम इंटीजर टाइप की वैल्यू लेते हैं, एक 0 से स्टार्ट करते हैं, 6 तक जाएगी ये वैल्यू। और यहाँ पर हम फंक्शन को कॉल करते हैं। अब ये वाला पार्ट यहाँ पर। तो इस तरह करने से अब हमारा फंक्शन 6 दफ़ा कॉल होगा। तो जो डिस्प्ले मैसेज वाला फंक्शन है वो अब 6 दफ़ा कॉल हुआ है लूप को यूज़ करने की वजह से। बाकी प्रोग्राम का कंट्रोल उसी तरह से है। सबसे पहले लाइन नंबर 6, उसके बाद लाइन नंबर 7 लूप हमारा स्टार्ट होगा। जैसे ही लूप की वैल्यू 0 होगी तो लाइन नंबर 9 पे कंट्रोल आएगा। लाइन नंबर 9 पे कंट्रोल आने के बाद लाइन नंबर 15 to 18 रन होगी। उसके बाद दोबारा से इंक्रीमेंट होगा। इस तरह से लूप को हम यूज़ करके 6 लाइन्स में प्रिंट करवा लेंगे डिस्प्ले मैसेज को। और उसके बाद जैसे ही लूप टर्मिनेट होगा तो जो हमारा कंट्रोल है वो लाइन नंबर 12 पे आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास फंक्शन डिफाइन होता है और फंक्शन कॉल किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शन आर्ग्यूमेंट। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स में क्या डिफरेंस है। उसके बाद कॉन्सेप्ट देखेंगे। थर्ड नंबर पे सिंटैक्स देखेंगे आर्ग्यूमेंट को पास करने का। लास्ट पे एग्जांपल को देख के उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आर्ग्यूमेंट्स एंड पैरामीटर्स में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर मेरे पास एक प्रोटोटाइप है जिसकी रिटर्न टाइप वाइड है, पावर उस फंक्शन का नाम है और मैं 2 पैरामीटर पास कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये जो मेरे पास एक इंटीजर है ये है एक पैरामीटर 1 जिसकी डाटा टाइप सिर्फ इंटीजर है। और इसी तरह से जो सेकंड है वो भी इंटीजर टाइप का कोई पैरामीटर है।
तो प्रोटोटाइप लिखते वक्त सिर्फ हम डाटा टाइप बताते हैं, उसके साथ वेरिएबल का नाम नहीं लिखते। इसकी डेफिनेशन को आगे देख लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास अब सेकंड नंबर पे फंक्शन कॉलिंग है, जिसमें फंक्शन के नाम से कॉल करके उसमें दो वैल्यूज़ पास कर रहा हूँ। तो इन दो वैल्यूज़ को हम आर्गुमेंट कहते हैं। यहाँ पर 2 जो मेरे पास आर्गुमेंट 1 है और 4 आर्गुमेंट 2 है। तो आर्गुमेंट्स एंड पैरामीटर्स में डिफरेंस ये है कि आर्गुमेंट्स वो वैल्यूज़ होती हैं जो फंक्शन कॉल करते वक्त पास की जाती हैं, जबकि पैरामीटर्स वो वैल्यूज़ हैं जो कि प्रोटोटाइप या फिर फंक्शन डेफिनेशन में लिखी जाती हैं। थर्ड नंबर पे हमारे पास है फंक्शन की डेफिनेशन। फंक्शन की डेफिनेशन और प्रोटोटाइप बिल्कुल सेम होती है, सिर्फ हम प्रोटोटाइप में डाटा टाइप बताते हैं, जबकि फंक्शन डेफिनेशन में डाटा टाइप के साथ साथ वेरिएबल्स के नेम्स भी बताते हैं। यहाँ पर वैल्यू 1 है जो वो भी एक पैरामीटर है और वैल्यू 2 भी एक पैरामीटर है। तो प्रोटोटाइप में और फंक्शन डेफिनेशन में जो वैल्यूज़ पास की जाती हैं उनको पैरामीटर्स, जबकि फंक्शन कॉल करते वक्त जो वैल्यूज़ पास की जाती हैं उनको आर्गुमेंट्स कहा जाता है। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि व्हेन अ फंक्शन इज़ कॉल्ड प्रोग्राम में सेंड वैल्यूज़ इनटू द फंक्शन। मतलब जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो हम कोई वैल्यूज़ पास कर सकते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है, ये प्रोटोटाइप है जिसकी रिटर्न टाइप वाइड है और इसमें कोई इंटीजर टाइप की वैल्यू हम पास करेंगे। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी टू लिस्ट द नेम ऑफ द पैरामीटर वेरिएबल इनसाइड द पैरेंथेसिस। मतलब ये है कि प्रोटोटाइप लिखते वक्त हम वेरिएबल का नेम नहीं लिखते, जबकि फंक्शन को डिफाइन करते वक्त ये काम किया जाता है। अब हम यहाँ पर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और फंक्शन को कॉल करते वक्त हम एक आर्गुमेंट पास कर रहे हैं 5। ये जो 5 वैल्यू है ये जाके पास होगी नंबर में, यहाँ पर जो कि डिस्प्ले वैल्यू का एक पैरामीटर है। तो इस तरह से हम फंक्शन को कॉल करते वक्त वैल्यू भेज सकते हैं फंक्शन डेफिनेशन में। अब इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। ये हमारे पास एक प्रोटोटाइप है। प्रोटोटाइप लिखते वक्त हमने किन चीज़ों का ख्याल रखना है? सबसे पहले हमारे पास रिटर्न टाइप, उसी तरह से उसके बाद फंक्शन का नेम, थर्ड नंबर पे जो भी पैरामीटर पास करना है उसकी डाटा टाइप लिखनी है सिर्फ प्रोटोटाइप में। इसी तरह से फंक्शन कॉलिंग की एग्जांपल है हमारे पास डिस्प्ले 5, उसी तरह से फंक्शन का नाम 5 वो वैल्यू है जो कि हम पास कर रहे हैं फंक्शन को, ये आर्गुमेंट है। थर्ड नंबर पे हमारे पास है फंक्शन की डेफिनेशन, जिसपे हम पैरामीटर्स पास कर रहे हैं और साथ में वेरिएबल का नेम भी लिख रहे हैं। प्रोटोटाइप लिखते वक्त सिर्फ हम डाटा टाइप बताते हैं, जबकि फंक्शन डेफिनेशन लिखते वक्त हम ये भी बताते हैं कि वेरिएबल का नाम क्या है। अब हम ये देखते हैं कि ये वैल्यू 5 किस तरह से फंक्शन में पास की जाती है। जब हम वैल्यू 5 को कॉल करते वक्त आर्गुमेंट के तौर पे पास करते हैं तो ये इस तरह से जाके नंबर में सेव होती है और नंबर से आगे अगर हमने फंक्शन में उसको यूज़ करना है तो नंबर में जाके वो वैल्यू उसी तरह से स्टोर हो जाती है। तो अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं, इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं इसको। तो प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं हेडर फाइल से। सबसे पहले फंक्शन की प्रोटोटाइप लिख लेते हैं। प्रोटोटाइप लिखते वक्त सिर्फ फंक्शन की टाइप बताई जाती है। यहाँ पर हमारा फंक्शन वाइड टाइप का है, जबकि उसका नाम है डिस्प्ले वैल्यू और उसमें हमने कोई एक इंटीजर वैल्यू पास करनी है पैरामीटर, तो उसका सिर्फ डाटा टाइप लिखते हैं। जबकि फंक्शन डेफिनेशन में डाटा टाइप के साथ वेरिएबल का नाम भी लिखा जाता है। उसके बाद हमारा मेन स्टार्ट हो जाएगा। वाइड फंक्शन जो हमने ऊपर लिखा है उसको यहाँ पर पहले डिफाइन कर लेते हैं। वाइड डिस्प्ले वैल्यू इंटीजर टाइप की वैल्यू थी और यहाँ पर उसका वेरिएबल हमने नम के नाम से बना लिया। सी आउट, यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करवाते हैं, द वैल्यू इज नम। इस तरह से यहाँ पर मैं मेन में आता हूँ, एक मैसेज प्रिंट करवाता हूँ, आई एम इन फंक्शन मेन। उसके बाद फंक्शन को कॉल करते हैं, डिस्प्ले वैल्यू के नाम से था और 5 वैल्यूज को पास करते हैं। दोबारा से एक मैसेज प्रिंट करवाते हैं, सी आउट बैक इन मेन। तो ये है हमारे पास कि फंक्शन में किस तरह से आर्गुमेंट पास किए जाते हैं।
प्रोटोटाइप लिखते वक्त सिर्फ फंक्शन की टाइप, यहाँ पर भी जिस टाइप का फंक्शन है वो लिखी जाती है, और पैरामीटर अगर हमने पास करने हैं तो उनकी भी टाइप लिखी जाती है। जबकि फंक्शन डेफिनेशन में पैरामीटर की टाइप के साथ साथ पैरामीटर का नाम भी दिया जाता है, जो भी वेरिएबल हमने यूज़ करना है, और इसी तरह से बाकी उसी तरह से है जिस तरह से हम प्रोटोटाइप लिखते हैं। और यहाँ पर हम अपने फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले लाइन नंबर 6 रन होगी, उसके बाद लाइन नंबर 7 पर आने के बाद लाइन नंबर 11 to 14 के पास कंट्रोल आएगा। यहाँ पर लाइन नंबर 13 रन होगी, दोबारा से कंट्रोल आ जाएगा लाइन नंबर 8 पर, और उसके बाद रिटर्न 0। अब इसके आउटपुट को देख लेते हैं। तो ये है हमारे पास इसकी आउटपुट, जिसमें हमने फंक्शन कॉल करते वक्त 5 वैल्यू भेजी एज अ आर्ग्यूमेंट, और वो 5 वैल्यू जाके पैरामीटर बन गई डिस्प्ले वैल्यू का। तो उसके बाद हमने सी आउट करवा लिया उसी वेरिएबल को लाइन नंबर 13 पे, तो जहाँ पर आके वैल्यू हमें मिल रही है द वैल्यू इज़ 5। उसके बाद फंक्शन दोबारा से लाइन नंबर 8 पे। अब हम ये देखते हैं कि फंक्शन कितनी कैटेगरीज के होते हैं। जब भी हम कोई यूज़र डिफाइंड फंक्शन लिखते हैं तो उसको लिखने के हमारे पास 4 तरह के डिफरेंट मेथड्स हैं। सबसे पहला है फंक्शन विद नो रिटर्न एंड नो आर्गुमेंट, मतलब ऐसा फंक्शन जो कि ना कोई वैल्यू रिटर्न करेगा और ना ही कोई आर्गुमेंट पास करेगा। सेकंड नंबर पे फंक्शन विद नो रिटर्न बट आर्गुमेंट, मतलब कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा लेकिन आर्गुमेंट पास करेगा। थर्ड नंबर पे फंक्शन विद रिटर्न बट नो आर्गुमेंट्स, मतलब वैल्यू रिटर्न करेंगे लेकिन कोई आर्गुमेंट पास नहीं करेंगे। फोर्थ नंबर पे है फंक्शन विद रिटर्न एंड आर्गुमेंट, मतलब वैल्यू भी रिटर्न करेंगे कोई आर्गुमेंट भी पास करेंगे। सबसे पहला है फंक्शन विद नो रिटर्न एंड नो आर्गुमेंट्स, मतलब नो रिटर्न मीन्स फंक्शन डज नॉट सेंड एनी डाटा टू फंक्शन, एंड नो रिटर्न वैल्यू मीन्स फंक्शन डज नॉट रिटर्न एनी डाटा टू प्रोग्राम। मतलब जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो कॉल करते वक्त हम कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं करते, और जब फंक्शन से हमें कोई वैल्यू भी रिटर्न नहीं होती तो ऐसे फंक्शंस को कहते हैं फंक्शन विद नो रिटर्न एंड नो आर्गुमेंट। इसका सिंटैक्स ये है, यहाँ पर हमारे पास एक प्रोटोटाइप है वाइड प्रिंट मैसेज, जिसमें नो रिटर्न की वजह से वाइड टाइप है और कोई आर्गुमेंट भी पास नहीं कर रहे, इसलिए ब्रैकेट्स में एम्प्टी है हमारे पास। एग्जाम्पल इसकी ये है, सिंपल हमारे पास सबसे पहले एक प्रोटोटाइप लिखी है, मेन के अंदर फंक्शन को कॉल किया है जबकि फंक्शन को मेन से बाहर डिफाइन किया है। सिंपल एक मैसेज प्रिंट होगा कॉल करते वक्त, और इस तरह से इसकी आउटपुट आ जाएगी। सेकंड नंबर पे है फंक्शन विद नो रिटर्न बट आर्गुमेंट्स, मतलब ऐसे फंक्शन जो कि कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करते लेकिन आर्गुमेंट पास करते हैं। When a function has arguments, it receives any data from calling function but it returns no value, मतलब कॉल करते वक्त आप कोई वैल्यू पास कर सकते हैं लेकिन रिटर्न कुछ नहीं करेंगे वो। इसका सिंटैक्स ये है वाइड प्रिंट वैल्यू इंट, मतलब प्रोटोटाइप में हम सिर्फ डाटा टाइप बताते हैं, तो हमने कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करनी इसलिए उसकी टाइप वाइड है, और उसके अलावा आर्गुमेंट पास करना है इसलिए हमने एक पैरामीटर पास किया है इंटीजर टाइप का। एग्जाम्पल के तौर पे वाइड प्रिंट वैल्यू इंटीजर, ये प्रोटोटाइप है, मेन के अंदर हमने वैल्यू पास की है एज अ आर्गुमेंट फंक्शन कॉल करते वक्त। यहाँ पर फंक्शन हमने कॉल किया, वैल्यू 10 पास की, ये वैल्यू 10 जाके नंबर को असाइन हो जाएगी जो कि प्रिंट वैल्यू का एक पैरामीटर है। तो इस तरह से इसकी आउटपुट आ जाएगी द वैल्यू इज़ 10। थर्ड पे हमारे पास फंक्शन विद रिटर्न बट नो आर्गुमेंट्स, ये ऐसे फंक्शन हैं जो कि वैल्यू रिटर्न करते हैं लेकिन कोई आर्गुमेंट पास नहीं करते, मतलब कॉल करते वक्त कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं करते लेकिन फंक्शन में से हम कोई वैल्यू रिटर्न करवाते हैं कॉलिंग फंक्शन को। तो सिंटैक्स देखते हैं पहले। इंट प्रिंट पैटर्न के नाम से इसका फंक्शन है, जिसमें इंटीजर टाइप की इसकी रिटर्न टाइप है क्योंकि हमने कोई वैल्यू रिटर्न करवानी है, जबकि इसके जो ब्रैकेट्स में हमने कुछ भी नहीं लिखना, नो आर्गुमेंट है तो इसलिए ये एम्प्टी है। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले प्रोटोटाइप है, उसके बाद मेन फंक्शन। फंक्शन डेफिनेशन में हमने 2 इंटीजर वेरिएबल्स लिए, उनको वैल्यू इनिशियलाइज करवाई 5 और 6, उन दोनों का सम हमने सी में स्टोर करवाया। अब इस सी में जो भी वैल्यू स्टोर है इसको हमने रिटर्न करवाना है कॉलिंग फंक्शन को। ये किस तरह से रिटर्न होती है, रिटर्न सी में जो भी वैल्यू स्टोर है वो जाएगी प्रिंट पैटर्न कॉलिंग फंक्शन है जो हमारा, उसके पास जाएगी, और वो वैल्यू हम स्टोर करवाएंगे एक न्यू वेरिएबल में जो कि नंबर के नाम से है। उसमें स्टोर करवाने के बाद उस नंबर वेरिएबल को हम सी आउट करवा के वैल्यू शो करेंगे, हमारा रिजल्ट आ जाएगा 11 इस तरह से। तो हमारी आउटपुट में आएगी वैल्यू 11।
तो ये हमारे पास ऐसा फंक्शन है जिसमें हम कोई वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं लेकिन कोई आर्गुमेंट पास नहीं कर रहे। लास्ट है फंक्शन विद रिटर्न एंड आर्गुमेंट। ये ऐसा फंक्शन है जिसमें हम कोई वैल्यू भी रिटर्न करते हैं और कोई आर्गुमेंट भी पास करते हैं। इसका सिंटैक्स है इंटीजर टाइप की हमारे पास रिटर्न टाइप है और आर्गुमेंट भी हम पास कर रहे हैं इंटीजर टाइप का। इसकी एग्जांपल है, सबसे पहले हमने प्रोटोटाइप लिखी, उसके बाद मेन फंक्शन और लास्ट पे फंक्शन डेफिनेशन है। फंक्शन डेफिनेशन में हमने इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लिया नम के नाम से। इसमें वैल्यू स्टोर होगी ये 10 जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे। उसके बाद फंक्शन में आने के बाद एक नया वेरिएबल लिया a, उसमें हमने स्टोर करवाना है नंबर +2। तो ऊपर से उसको वैल्यू मिलेगी 10 +2 करेंगे तो ये 12 आ जाएगी a में। उसके बाद a को रिटर्न करेंगे तो ये a रिटर्न होने के बाद इस फंक्शन में आएगा और वहाँ से हम ये 12 वैल्यू नंबर में स्टोर करने के बाद सी आउट करवा देंगे द वैल्यू इज़ 12। तो इस तरह से इसकी जो आउटपुट आएगी वो होगी द वैल्यू इज़ 12। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं फंक्शन जिसमें हम कोई वैल्यू रिटर्न करेंगे। क्योंकि जो वाइड टाइप के फंक्शन थे उसकी हमने एग्जांपल पहले भी कर ली थी, तो इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। फंक्शन की प्रोटोटाइप लिख लेते हैं, इंटीजर टाइप का है। उसमें हम कोई प्रिंट वैल्यू और एक पैरामीटर पास करते हैं, वो भी इंटीजर टाइप का है। उसके बाद इस फंक्शन को डिफाइन करते हैं। वेरिएबल लेते हैं नम के नाम से। यहाँ पर एक और वेरिएबल लेते हैं इंटीजर a। उसके बाद a में वैल्यू स्टोर करवाते हैं num +2 और रिटर्न करवाते हैं a को। यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करवाते हैं मेन फंक्शन। उसके बाद एक वेरिएबल लेते हैं नंबर के नाम से और नंबर में हम स्टोर करेंगे कॉलिंग फंक्शन को जो कि प्रिंट वैल्यू के नाम से है। उसको वैल्यू पास करेंगे 10 एज अ आर्ग्यूमेंट। उसके बाद सी आउट करवा लेते हैं नंबर वेरिएबल को। लास्ट पे रिटर्न 0। अब प्रोग्राम को रन करते हैं। तो प्रोग्राम का कंट्रोल देख लेते हैं। सबसे पहले लाइन नंबर 6 प्रिंट होगी। उसके बाद लाइन नंबर 7 पे हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया था। लाइन नंबर 8 पे हमने उस वेरिएबल में कॉलिंग फंक्शन को स्टोर भी किया और फंक्शन कॉल किया। जब हमने फंक्शन कॉल किया तो ये जो वैल्यू 10 है आर्गुमेंट पास होगा पैरामीटर में जो कि प्रिंट वैल्यू का पैरामीटर है। उसके बाद इंटीजर एक नया वेरिएबल डिक्लेयर करवाया, उसमें वैल्यू स्टोर करवानी है हमने इस नंबर की +2। ये वैल्यू 12 स्टोर हो जाएगी a में और a को हम रिटर्न करवा रहे हैं इस कॉलिंग फंक्शन को, तो ये जाके नंबर में स्टोर होगी और इस नंबर को हम आउटपुट करवा रहे हैं लाइन नंबर 9 पर। तो यहाँ पर मैसेज प्रिंट हो जाएगा द वैल्यू ऑफ नंबर इज़ 12। अब जो फर्स्ट कैटेगरी है फंक्शन की उसका सिंटैक्स और एग्जांपल कर लेते हैं। यहाँ पर फंक्शन डेफिनेशन है हमारे पास जिसमें रिटर्न टाइप की हमारे पास वाइड है। ये ऐसा फंक्शन होता है जिसमें हम ना ही कोई वैल्यू रिटर्न करते हैं और ना ही कोई आर्गुमेंट के तौर पे वैल्यू को फंक्शन में भेजा जाता है। तो इसकी रिटर्न टाइप भी वाइड लिखी जाती है जिसमें हम कुछ रिटर्न नहीं करते। इसी तरह से पैरामीटर भी कोई पास नहीं किया जाता। जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो वहाँ पर भी कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया जाता। इसका कंट्रोल इस तरह से है कि जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं कोई भी पैरामीटर नहीं मिलता फंक्शन को और उसके बाद फंक्शन रिटर्न भी कोई नहीं करता वैल्यू, तो नो वैल्यू रिटर्न टू द प्रोग्राम। अब इसकी एक एग्जांपल करके देख लेते हैं। तो प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं हेडर फाइल से। यहाँ पर हम एक फ़ंक्शन डिफ़ाइन करते हैं जिसमें हम यूज़र से वैल्यू लेंगे और उसका क्यूब शो करेंगे यूज़र को। तो सबसे पहले फ़ंक्शन की प्रोटोटाइप लिखते हैं। प्रोटोटाइप लिखने के लिए हमारे पास वाइड टाइप का फ़ंक्शन है जिसमें कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करवानी। उसके बाद फ़ंक्शन का नाम लिखते हैं क्यूब।
और हमने कोई भी पैरामीटर पास नहीं करना, इसलिए इसको भी एम्प्टी छोड़ देते हैं और लास्ट पे सेमीकोलन का यूज़। उसके बाद फंक्शन को डिफ़ाइन करते हैं वाइड क्यूब और फंक्शन की बॉडी। यहाँ पर आके हम एक वेरिएबल लेते हैं इंटीजर ए के नाम से, यूज़र से वैल्यू लेते हैं एक मैसेज प्रिंट करवाने के बाद, एंटर एनी वैल्यू टू फाइंड क्यूब। उसके बाद एक मैसेज प्रिंट करवाते हैं सी आउट द क्यूब इज़ उसके बाद एंडल का यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर क्यूब को हम एक वेरिएबल में भी स्टोर करवा सकते थे, उसके लिए हम इन क्यूब के नाम से एक वेरिएबल ले लेते हैं और क्यूब में वैल्यू स्टोर करवाते हैं। और यहाँ पर हम सी आउट करवा लेंगे क्यूब वेरिएबल को। यहाँ पर मेन में आते हैं, एक मैसेज प्रिंट करवाते हैं इन मेन फंक्शन। उसके बाद फंक्शन को कॉल करते हैं, क्यूब के नाम से फंक्शन था, और लास्ट पे रिटर्न 0। प्रोग्राम को रन करते हैं। तो एंटर एनी वैल्यू टू फाइंड क्यूब। फॉर एग्जांपल मैं 3 का क्यूब लेता हूं तो 27 आता है। प्रोग्राम का कंट्रोल देख लेते हैं। सबसे पहले लाइन नंबर 6 रन होगी, उसके बाद लाइन नंबर 7 पे कंट्रोल आएगा। कॉल होने पर लाइन नंबर 11 पे कंट्रोल आ जाएगा। उसके बाद 13 पे एक नया हमने वेरिएबल लिया, मैसेज प्रिंट करवाया और उस वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करवाई। दोबारा से एक इंटीजर वेरिएबल लिया क्यूब के नाम से, उसमें हम a को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे टू फाइंड क्यूब, और लास्ट पे क्यूब वेरिएबल को हम सी आउट करवा के मैसेज के साथ प्रिंट करवा देंगे। तो ये थी फर्स्ट कैटेगरी। अब सेकंड करते हैं। तो सेकंड है जो वो है फंक्शन विद नो रिटर्न बट आर्गुमेंट। मतलब ये ऐसा फंक्शन है जिसमें हम कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेंगे, लेकिन फंक्शन को कॉल करते वक्त कोई आर्गुमेंट पास किया जाएगा। तो जैसे ही हम फंक्शन को कॉल करेंगे कोई आर्गुमेंट पास होगा, लेकिन वहाँ से फंक्शन से हमें कोई वैल्यू रिटर्न नहीं की जाएगी। तो इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास फंक्शन डेफिनेशन की एक एग्जांपल है। तो ये देखते हैं कि फ़ंक्शन को लिखा किस तरह से जाता है। सबसे पहले हम यहाँ पर वॉइड टाइप बताएंगे, क्योंकि फ़ंक्शन ने कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करनी। तो ऐसा फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न नहीं करता उसकी टाइप वाइड लिखी जाती है। सेकंड नंबर पे फंक्शन का नेम यूज़ किया जाता है, जो भी फंक्शन का नेम रखना है। थर्ड नंबर पे पैरामीटर पास करना है हमने। फंक्शन डेफिनेशन है यहाँ पर, इसलिए इसको पैरामीटर कहेंगे। तो फंक्शन विद नो रिटर्न बट आर्गुमेंट, जैसा कि आर्गुमेंट पास होना है इसलिए फंक्शन में कोई पैरामीटर भी पास किया जाएगा, और उस वेरिएबल के साथ हम यहाँ पर डाटा टाइप भी बताएंगे कि वो किस टाइप का वेरिएबल है। इसी तरह से जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो कॉल करते वक्त कोई आर्गुमेंट पास किया जाता है। ये आर्गुमेंट जो 10 पास कर रहे हैं हम यहाँ पर आके इस वैल्यू को असाइन हो जाएगा, और इस वैल्यू से हम आगे फंक्शन की डेफिनेशन में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये ऐसा फंक्शन है कि जो आर्गुमेंट तो पास करता है फंक्शन को, लेकिन फंक्शन से कोई वैल्यू रिटर्न नहीं होती प्रोग्राम की तरफ। तो अब हम एक एग्जाम्पल को देख लेते हैं। प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं हेडर फाइल से। सबसे पहले फंक्शन की प्रोटोटाइप लिख लेते हैं। ये ऐसा फंक्शन है जिसमें कोई वैल्यू रिटर्न नहीं होगी, इसलिए इसकी टाइप वाइड है। उसके बाद फंक्शन का नेम, यहाँ पर हम एरिया कैलकुलेट करेंगे स्क्वायर का। थर्ड नंबर पे हम उसकी डाटा टाइप बताएंगे वेरिएबल की। तो यहाँ पर ये प्रोटोटाइप कंप्लीट। उसके बाद मेन फंक्शन। मेन में आने के बाद सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेते हैं इंटीजर स्क्वायर साइड के नाम से। सी आउट में मैसेज एक प्रिंट करवाते हैं, एंटर द साइड ऑफ अ स्क्वायर। सीन का यूज़ करते हुए वैल्यू ले लेते हैं। उसके बाद फंक्शन को कॉल करते हैं। फंक्शन कॉल करते वक्त हम वैल्यू पास करेंगे जो भी स्क्वायर साइड में एंटर होगी। लास्ट पे रिटर्न 0 का यूज़। उसके बाद फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। मेन से बाहर आकर वाइड एरिया इन वैल्यू के नाम से हम एक वेरिएबल ले लेते हैं। उसके बाद फंक्शन की बॉडी स्टार्ट होगी। फंक्शन की बॉडी में हम एक वेरिएबल लेते हैं इंटीजर स्क्वायर एरिया के नाम से।
और उसमें हम वैल्यू स्टोर करवाते हैं एरिया की, वैल्यू मल्टीप्लाई बाय वैल्यू। लास्ट पे हम इसको प्रिंट आउट करवा लेते हैं मैसेज के साथ, एरिया ऑफ स्क्वायर इज अब प्रोग्राम को रन कर लेते हैं। एंटर द साइड ऑफ अ स्क्वायर, फॉर एग्जाम्पल मैं एंटर करता हूँ 10, तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 100। तो प्रोग्राम का कंट्रोल देख लेते हैं। मेन में आने के बाद लाइन नंबर 6 पे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया, लाइन नंबर 7 पे हमने एक मैसेज प्रिंट करवाया, लाइन नंबर 8 पे उस वेरिएबल में हमने वैल्यू स्टोर करवाई यूज़र से, और उस वैल्यू को फंक्शन कॉल करते वक्त एज अ आर्गुमेंट पास किया स्क्वायर साइड के नाम से। उसके बाद जब हमने ये वैल्यू पास की 10, जो भी यहाँ पर वैल्यू थी वो यहाँ पर आके इस तरह से इस वैल्यू में स्टोर हो जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर वैल्यू में हमने 10 पास की, तो स्क्वायर एरिया के नाम से जो वेरिएबल है उसमें इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन स्टोर हो जाएगी। उसके बाद मैसेज प्रिंट करवाने के बाद हमने उस वेरिएबल को प्रिंट आउट करवा लिया और इस तरह से हमारी आउटपुट आ जाएगी। थर्ड टाइप ऑफ यूज़र डिफाइंड फंक्शन देखेंगे, जिसमें फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू एंड नो आर्गुमेंट। मतलब ये ऐसा फंक्शन है जिसमें हम कोई वैल्यू रिटर्न करते हैं लेकिन कोई आर्गुमेंट पास नहीं करते। मतलब फंक्शन कॉल करते वक्त कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं किया जाता, लेकिन फंक्शन से हमें कोई रिटर्न वैल्यू मिलती है। तो यहाँ पर इसकी एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक फ़ंक्शन की डेफिनेशन है जिसमें रिटर्न वैल्यू इंटीजर टाइप की है, उसके बाद फंक्शन का नेम है और हमने यहाँ पर कोई भी पैरामीटर पास नहीं करना। मतलब जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो कॉल करते वक्त कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं किया जाएगा, लेकिन हमें फ़ंक्शन से कोई रिटर्न वैल्यू मिलेगी। जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे, ऐसा फंक्शन जिसने कोई वैल्यू रिटर्न करनी है तो उसको हम किसी न्यू वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे और उसके बाद अगली लाइन में उस वेरिएबल का हम प्रिंट आउट करवा लेंगे। तो ये ऐसे फंक्शन हैं जो कि आर्गुमेंट पास नहीं करते फंक्शन को, लेकिन यहाँ से हमको वैल्यू रिटर्न करवाते हैं प्रोग्राम की तरफ। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। फंक्शन की प्रोटोटाइप लिख लेते हैं। फंक्शन की प्रोटोटाइप में इंटीजर टाइप का फंक्शन है। फंक्शन का नाम है ग्रेटर वैल्यू और कोई भी पैरामीटर पास नहीं करना। यहाँ पर हम यूज़र से दो वैल्यूज़ लेंगे और उनमें से ग्रेटर वैल्यू को फाइंड करेंगे। उसके बाद मेन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर हम एक वेरिएबल लेंगे रिज़ल्ट के नाम से। उसके बाद इस वेरिएबल में, रिज़ल्ट वेरिएबल में हम फंक्शन को कॉल करेंगे। कोई भी यहाँ पर आर्गुमेंट पास नहीं किया जाएगा। फंक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं। इंटीजर बाद मैसेज प्रिंट करवाते हैं, सी आउट एंटर 2 वैल्यूज टू फाइंड ग्रेटर नंबर। सीन करवा लेते हैं आई में और जे में। यहाँ पर एक चेक लगाते हैं, इफ़ आई इज़ ग्रेटर देन जे, तो जो ग्रेटर का वेरिएबल था उसमें हम स्टोर करवा देंगे आई की वैल्यू को, एल्स ग्रेटर में स्टोर करवा देंगे जे को, और लास्ट पे इस फंक्शन की जो रिटर्न टाइप है इंटीजर टाइप है, इसलिए हम कोई वैल्यू रिटर्न करेंगे और यहाँ पर जो हम वैल्यू रिटर्न करेंगे वो होगी ग्रेटर वेरिएबल, रिटर्न ग्रेटर। लाइन नंबर 7 के बाद हम सी आउट कर देंगे ग्रेटर नंबर इज रिजल्ट। उसके बाद रिटर्न 0 का यूज़ कर लेते हैं। अब प्रोग्राम को रन करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम दो वैल्यूज़ एंटर करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं एंटर करता हूँ 5 और 6, तो ग्रेटर नंबर इज़ 6। प्रोग्राम का कंट्रोल देख लेते हैं।
सबसे पहले लाइन नंबर 6 प्रिंट होगी। लाइन नंबर 7 पर उसी वेरिएबल में हमने कॉलिंग फंक्शन को कॉल किया। कॉल करने पर यहाँ पर लाइन नंबर 12 पे कंट्रोल आएगा। यहाँ पर हमने 3 वेरिएबल्स लिए, आई, जे और ग्रेटर के नाम से। उसके बाद मैसेज प्रिंट करवाया और यूज़र से वैल्यूज़ ले ली आई और जे में। उसके बाद हमने एक चेक लगाया कि इफ़ आई इज़ ग्रेटर दैन जे, तो जो आई की वैल्यू है वो ग्रेटर में स्टोर हो जाएगी, अदरवाइज़ जो जे की वैल्यू है वो ग्रेटर में स्टोर हो जाएगी। और लास्ट पे हमने रिटर्न करवाना है ग्रेटर वैल्यू को। तो जैसे ही यहाँ से रिटर्न करवाएंगे ग्रेटर को, वो जाके स्टोर होगा ग्रेटर वैल्यू के कॉलिंग फंक्शन में, और वहाँ से उसको वैल्यू जाएगी रिज़ल्ट वेरिएबल में, और ये वाली वैल्यू को हम सी आउट करवा लेंगे ग्रेटर नंबर इज़ रिज़ल्ट। जो फोर्थ कैटेगरी है वो है फंक्शन विद रिटर्न एंड आर्ग्यूमेंट, मतलब कि ऐसा फंक्शन जो वैल्यू को रिटर्न भी करता है एंड आर्ग्यूमेंट को भी पास करता है। यानी कि जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो कॉल करते वक्त वैल्यू पास की जाती है एज अ आर्ग्यूमेंट फंक्शन की तरफ, और उस फंक्शन से हमें कोई वैल्यू रिटर्न होती है प्रोग्राम की तरफ। तो इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। इसको लिखने का तरीका ये है कि सबसे पहले रिटर्न टाइप लिखी जाती है फंक्शन की। तो यहाँ पर हमारी जो रिटर्न टाइप है वो इंटीजर टाइप है। उसके बाद फंक्शन का नेम लिखा जाता है, जैसे कि यहाँ पर है ग्रेटर वैल्यू। उसके बाद ब्रेसिस में पैरामीटर को पास किया जाता है। यहाँ पर जो पैरामीटर है उसकी डाटा टाइप भी इंटीजर टाइप है और वेरिएबल का नेम है वैल्यू। तो जब हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं तो फंक्शन को कॉल करते वक्त हम आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल 10। तो ये जो 10 आर्ग्यूमेंट है वो यहाँ पर आकर पैरामीटर वैल्यू को मिल जाएगा, और इस तरह से हम इस वैल्यू को जिसमें 10 स्टोर है उसको आगे यूज़ कर सकते हैं फंक्शन की बॉडी में। तो जो हम आर्ग्यूमेंट पास करते हैं और जिसमें हमने कोई वैल्यू रिटर्न भी करवानी होती है फंक्शन से, उसको हम किसी न्यू वेरिएबल में हम उसको स्टोर करवाते हैं और उसको हम दोबारा से अगली लाइन में आउटपुट करवा लेते हैं। तो ये ऐसा फंक्शन है जिससे हमें आर्ग्यूमेंट भी पास किया जाता है और उस फंक्शन से हमें कोई वैल्यू रिटर्न भी होती है। अब हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। तो प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं हेडर फाइल से। सबसे पहले फंक्शन की प्रोटोटाइप लिख लेते हैं। यहाँ पर फंक्शन की टाइप इंटीजर टाइप है। उसके बाद फंक्शन का नाम, उसके बाद हमने 2 पैरामीटर पास करने हैं जिनको हमने कंपेयर करना है। तो ये फंक्शन की प्रोटोटाइप है। उसके बाद मेन प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। मेन में आने के बाद हम 3 वेरिएबल्स ले लेते हैं, इंटीजर आई, जे एंड रिजल्ट के नाम से। उसके बाद एक मैसेज प्रिंट करवाते हैं, एंटर 2 वैल्यूज़ टू कंपेयर। एंडल का यूज़ कर लेते हैं न्यू लाइन के लिए। सीन का यूज़ करते हैं हम वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए वेरिएबल्स में। तो पहले आई में, उसके बाद जे में वैल्यू स्टोर होगी। नेक्स्ट लाइन में हम जो रिज़ल्ट वेरिएबल था उसमें हम कॉलिंग फंक्शन को ग्रेटर वैल्यू के नाम से था, तो यहाँ पर हम कॉलिंग फंक्शन को स्टोर करवा रहे हैं। तो इसको वेरिएबल्स पास करेंगे हम आई और जे, ये एज अ आर्ग्यूमेंट जाएंगे। उसके बाद सी आउट करवा लेंगे एक मैसेज के साथ, द ग्रेटर वैल्यू इज रिजल्ट। लास्ट पे रिटर्न 0 का यूज़। उसके बाद फंक्शन की बॉडी को डिफाइन करते हैं। यहाँ पर उसी तरह से डाटा टाइप लिखेंगे, मतलब कि रिटर्न टाइप। उसके बाद फंक्शन का नाम ग्रेटर वैल्यू। यहाँ पर 2 पैरामीटर पास हो रहे थे तो उन दोनों को लिख लेते हैं इंटीजर, एक का नाम x रख लेते हैं और इंटीजर y रख लेते हैं। उसके बाद फंक्शन की बॉडी को डिफाइन करते हैं। यहाँ पर आने के बाद एक चेक अप्लाई करते हैं, इफ़ x इज़ ग्रेटर दैन y, तो रिटर्न कर देंगे x को, एल्स रिटर्न कर देंगे y को। तो इस तरह से ये ऐसा फंक्शन है जिसमें से हम कोई वैल्यू रिटर्न भी करवा रहे हैं। ये रिटर्न y या रिटर्न x, कोई एक वैल्यू रिटर्न होगी। इसी तरह से यहाँ पर हम फंक्शन को आर्ग्यूमेंट भी पास कर रहे हैं। तो ये थी फंक्शन की 4 टाइप। अब इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पर 2 वैल्यूज़ एंटर करते हैं, 10, 20। तो द ग्रेटर वैल्यू इज़ 20। तो प्रोग्राम का कंट्रोल देख लेते हैं। मेन में आने के बाद सबसे पहले लाइन नंबर 6 पर हमने 3 वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवाया और उसके बाद एक मैसेज प्रिंट करवाया, एंटर 2 वैल्यूज़ टू कंपेयर।
लाइन नंबर 8 पे हमने उन दोनों वेरिएबल्स में वैल्यू को स्टोर करवाया। लाइन नंबर 9 में जो थर्ड वेरिएबल था उसमें हमने कॉलिंग फंक्शन को स्टोर करवाया और आई और जे को एज अ आर्ग्यूमेंट भेजा। ये आई और जे जाके पैरामीटर बन गए ग्रेटर वैल्यू के और उसके बाद ये फंक्शन कॉल हुआ। फंक्शन कॉल होने पर लाइन नंबर 13 पे आएंगे। यहाँ पर आके चेक होगा अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन y है तो रिटर्न हो जाएगी x, जो कि जाके स्टोर होगी कॉलिंग फंक्शन के थ्रू रिजल्ट में। इसी तरह से अगर y की वैल्यू ग्रेटर है तो वो वैल्यू रिटर्न हो जाएगी, वो भी इसी तरह से जाके कॉलिंग फंक्शन के थ्रू रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। उसके बाद हम सी आउट करवा लेंगे एक मैसेज के साथ रिजल्ट वेरिएबल को। नेक्स्ट टॉपिक है एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर का कंसेप्ट देख लेते हैं। द वैल्यूज दैट आर पास्ड इनटू अ फंक्शन आर कॉल्ड आर्ग्यूमेंट्स। जब भी हम फंक्शन को कॉल करते हैं और कॉल करते वक्त कोई हम वैल्यू पास करते हैं तो उस वैल्यू को आर्ग्यूमेंट का नाम दिया जाता है। एंड द वेरिएबल्स दैट रिसीव दोज वैल्यूज आर कॉल्ड पैरामीटर्स। और जब हम फंक्शन को डिफ़ाइन करते हैं तो फंक्शन को डिफ़ाइन करते वक्त हम कोई वेरिएबल्स उसमें ऐड करते हैं, उन वेरिएबल्स को पैरामीटर्स कहा जाता है। सम कॉल द पैरामीटर्स एक्चुअल पैरामीटर्स एंड कॉल द पैरामीटर्स फॉर्मल पैरामीटर्स। इसका मतलब ये है कि जो वैल्यूज़ हम पास करते हैं एज अ आर्ग्यूमेंट उनको हम एक्चुअल पैरामीटर्स कहते हैं, जबकि वो वैल्यूज़ जो वेरिएबल रिसीव करते हैं फंक्शन डेफिनेशन में उनको हम फॉर्मल पैरामीटर्स कहते हैं। इसी तरह कुछ लोग इसको एक्चुअल आर्ग्यूमेंट या फिर फॉर्मल आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं। फंक्शन कॉलिंग में जब हम वैल्यू को पास करते हैं तो उसको एक्चुअल पैरामीटर कहते हैं, जबकि फंक्शन डेफिनेशन में जहाँ पर हम वेरिएबल के नाम के साथ उसकी डाटा टाइप भी लिखते हैं उसको हम फॉर्मल पैरामीटर्स कहते हैं। फॉर्मल पैरामीटर्स में डाटा टाइप भी लिखी जाती है, जबकि एक्चुअल पैरामीटर्स में कोई डाटा टाइप नहीं लिखी जाती, सिर्फ वैल्यू पास कर दी जाती है जो कि रिसीव करते हैं पैरामीटर्स उस डिफाइंड फंक्शन के। अब यहाँ पर इसको एक डायग्राम से समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास फंक्शन कॉलिंग की एक एग्जांपल है जिसमें फंक्शन का नाम है ग्रेटर वैल्यू और उसमें हम कोई वैल्यू पास कर रहे हैं 10। जब हम ये वैल्यू पास करते हैं तो इसको हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं। तो फंक्शन कॉलिंग के वक्त जो वैल्यू पास की जाती है उसे आर्ग्यूमेंट या फिर एक्चुअल पैरामीटर भी कहा जाता है या फिर एक्चुअल आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास फंक्शन डेफिनेशन की एक एग्जांपल है। फंक्शन डेफिनेशन में भी हमारे पास उसी तरह से एक वेरिएबल है वैल्यू नाम से जिसकी डाटा टाइप इंटीजर टाइप है। जब हम ऊपर से वैल्यू को पास करते हैं एज अ आर्ग्यूमेंट फंक्शन कॉल करते वक्त वैल्यू असाइन हो जाती है नीचे आके वेरिएबल में। यहाँ पर वेरिएबल का नाम है वैल्यू, तो जो 10 हम पास कर रहे हैं तो वो 10 वैल्यू को असाइन हो जाएगा। इस तरह से ये वैल्यू असाइन होती है। तो जो आर्ग्यूमेंट हम पास करते हैं एक फंक्शन कॉल करते वक्त उसको हम एक्चुअल पैरामीटर या फिर एक्चुअल आर्ग्यूमेंट कहते हैं, जबकि वैल्यू जो कि एज अ आर्ग्यूमेंट पास होती है फंक्शन के पैरामीटर्स को उसको हम फॉर्मल आर्ग्यूमेंट या फिर फॉर्मल पैरामीटर कहते हैं। तो फंक्शन कॉल करते वक्त हम कोई भी डाटा टाइप नहीं लिखते, सिर्फ फंक्शन का नाम लिखा जाता है और एक आर्ग्यूमेंट पास किया जाता है और उस आर्ग्यूमेंट को एक्चुअल आर्ग्यूमेंट कहा जाता है। इसी तरह से जब हम फंक्शन को डिफ़ाइन करते हैं तो डिफ़ाइन करते वक्त फंक्शन की टाइप भी लिखी जाती है, जबकि जो वेरिएबल हम उसमें ऐड करवा रहे हैं उसकी टाइप भी लिखी जाती है। तो ऊपर से जो वैल्यू ये 10 फॉर एग्जांपल हमने पास की तो ये 10 वैल्यू आके इस वैल्यू वेरिएबल में असाइन हो जाएगी। इस तरह से हम इसको फंक्शन में यूज़ कर सकेंगे। तो ये वाला जो हमारे पास पैरामीटर है इसको फॉर्मल पैरामीटर कहा जाता है। नेक्स्ट है कॉल बाय वैल्यू मेथड। जैसा कि हम फंक्शंस के टॉपिक को कवर कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास फंक्शन कॉलिंग के डिफरेंट मेथड्स हैं। तो सबसे पहला मेथड है कॉल बाय वैल्यू। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेंगे, उसके बाद एक एग्जांपल करेंगे और लास्ट पर उस एग्जांपल को एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे। तो इसकी डेफिनेशन है द कॉल बाय वैल्यू मेथड ऑफ पासिंग आर्ग्यूमेंट्स टू अ फंक्शन कॉपीज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ एन आर्ग्यूमेंट इनटू द फॉर्मल पैरामीटर ऑफ द फंक्शन। मतलब ये है कि जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो कॉल करते वक्त जो हम एक्चुअल आर्ग्यूमेंट पास करते हैं उनकी कॉपी फंक्शन डेफिनेशन में जो हमारे पास फॉर्मल पैरामीटर्स हैं उनको पास हो जाती है। मतलब जो हमारे पास एक्चुअल आर्ग्यूमेंट होंगे वही वैल्यूज़ फॉर्मल पैरामीटर्स को असाइन हो जाती हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट C++ यूज़ करता है कॉल बाय वैल्यू को आर्ग्यूमेंट्स को पास करने के लिए। In general, this means that code within a function cannot alter the arguments used to call the function। मतलब ये है कि फंक्शन डेफिनेशन में अगर हम फॉर्मल पैरामीटर्स में कोई चेंजिंग करते हैं तो उसका इफ़ेक्ट एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स पे नहीं आता। यहाँ पर अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं हेडर फाइल से।
सबसे पहले फंक्शन की प्रोटोटाइप लिख लेते हैं। यहाँ पर फंक्शन की टाइप है वाइड, उसके बाद फंक्शन का नेम और 2 पैरामीटर पास करने हैं उनकी डाटा टाइप्स। यहाँ पर मेन फंक्शन स्टार्ट होगा इंट मेन, 2 वेरिएबल्स लेते हैं और उनको वैल्यूज़ इनिशियलाइज करवाते हैं। इंटीजर a उसमें 2 और इंटीजर b ही 1 लेते हैं, उसमें 3 आ जाएगी। उसके बाद फंक्शन को कॉल करते हैं और कॉल करते वक्त a और b एज अ एक्चुअल आर्गूमेंट पास करते हैं। लास्ट पे रिटर्न 0 का यूज़। फंक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं वाइड, उसी तरह से फंक्शन का नाम, और यहाँ पर हमारे पास फॉर्मल पैरामीटर्स हैं, उनका नाम एक का x और एक का y रख लेते हैं। फंक्शन की डेफिनेशन में सी आउट करवाते हैं x प्लस y को। पहले इसको रन करके देखते हैं। तो 2 + 3 हमारा आंसर आया 5। तो लाइन नंबर 7 पर जो हमने आर्गुमेंट पास किए हैं a और b, ये हमारे पास एक्चुअल आर्गुमेंट हैं, इनकी कॉपी पास होगी लाइन नंबर 10 पे जो वेरिएबल्स हैं x और y इनको। तो यहाँ पर एक चेंजिंग करते हैं प्रोग्राम में। फंक्शन की डेफिनेशन में x = 3 एंड y = 4। यहाँ पर सम के बाद सी आउट में हम a और b की वैल्यूज़ को शो करते हैं। a और b दोबारा से इसको रन करते हैं। तो ये जो हमारा आंसर आ रहा है 7, ये हमारा x = 3 और y = 4 की वजह से आ रहा है। यहाँ पर हमने फॉर्मल पैरामीटर्स को चेंज किया है और उसका रिज़ल्ट हमें शो हो रहा है, लेकिन लाइन नंबर 8 पर हम एक्चुअल पैरामीटर्स को ही सी आउट करवा रहे हैं, इसलिए उसकी वैल्यूज़ 2 और 3 है। मतलब ये है कि फॉर्मल पैरामीटर्स को अगर हम चेंज करते हैं तो उसका एक्चुअल पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो प्रोग्राम का कंट्रोल देख लेते हैं। सबसे पहले लाइन नंबर 6 पर हमने 2 वेरिएबल्स इनिशियलाइज करवाए। लाइन नंबर 7 पर हमने फंक्शन को कॉल किया, a एंड b उसमें एक्चुअल आर्गूमेंट हैं। फंक्शन कॉल करने पर कंट्रोल आ जाएगा लाइन नंबर 11 पे। यहाँ पर सम नाम है इसका फंक्शन का। उसके बाद 2 फॉर्मल पैरामीटर्स x और y। यहाँ पर हमें वैल्यूज़ मिलेंगी a और b में, जो भी हैं वो यहाँ पर कॉपी हो जाएंगी। उसके बाद हमने लाइन नंबर 13 में फॉर्मल पैरामीटर्स में चेंजिंग की, x = 3 एंड y = 4 कर दिया। तो लाइन नंबर 15 पे हमने सी आउट करवा दिया इन दोनों का सम। तो इस तरह से हमें सम मिलेगा 4 + 3 का 7। उसके बाद दोबारा से लाइन नंबर 16 से कंट्रोल आ जाएगा लाइन नंबर 8 पर। यहाँ पर दोबारा से सी आउट करवा रहे हैं हम a एंड b की वैल्यूज़ को, जो कि 2 और 3 मिलेगा। मतलब ये है कि फंक्शन में फॉर्मल पैरामीटर्स में चेंजिंग करने से एक्चुअल में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अब हम इसको मेमोरी में किस तरह से यूज़ करते हैं इसकी डायग्राम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास एक पूरा प्रोग्राम है और उसमें हमारे पास पहले मेन फंक्शन और एक फंक्शन है सम का जो हमने डिफ़ाइन किया था। मेन फंक्शन में हमने एक वेरिएबल लिया a और उसको वैल्यू दी 2। उसके बाद एक वेरिएबल लिया b और उसको हमने वैल्यू दी 3। तो ये हमारे पास थे एक्चुअल पैरामीटर्स। इसी तरह से जब हमने सम का फंक्शन डिफ़ाइन किया उसमें हमने एक वेरिएबल लिया x और उसी तरह से फंक्शन को वैल्यू पास की जब 2, तो वो कॉपी होके a से x में आ गई। मतलब 2 a में वैल्यू स्टोर थी, इसी तरह से x में भी 2 है। इसी तरह हमने एक y वेरिएबल लिया और उसको कॉपी पास होगी b में स्टोर्ड वैल्यू की। तो इस तरह से दोनों में 3 और 3 आ जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि किस तरह से एक्चुअल पैरामीटर्स कॉपी होते हैं। जो हमारी वैल्यू a में स्टोर है वही वैल्यू x में आ जाएगी। इसी तरह से जो वैल्यू b में स्टोर है वही वैल्यू y में आ जाएगी। उसके बाद अगर हम अपने फॉर्मल पैरामीटर्स में कोई चेंजिंग करते हैं अलग से, तो उसका इफ़ेक्ट सिर्फ फॉर्मल तक ही रहेगा, मतलब फंक्शन की डेफिनेशन तक रहेगा। फॉर एग्जांपल मैं x में 2 ऐड करता हूँ तो इसका आंसर 4 आ जाएगा। इसी तरह y में 2 ऐड करते हैं तो इसका आंसर 5 आ जाएगा। लेकिन इसका इफ़ेक्ट एक्चुअल पैरामीटर्स पे नहीं आएगा। वहाँ पर a और b की वैल्यू 2 और 3 ही रहेगी। इसका मतलब ये है कि फॉर्मल पैरामीटर में चेंजिंग करने से एक्चुअल पैरामीटर्स पर कोई इफेक्ट नहीं होता, जस्ट कॉपी पास होती है और जो फॉर्मल पैरामीटर में हमने अलग से चेंजिंग करनी है वो उसी फंक्शन तक रहती है। सेकंड मेथड है जो फंक्शन कॉलिंग का, वो है कॉल बाय रेफरेंस।
तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन यूज्ड एज पैरामीटर रेफरेंस वेरिएबल्स अलाउ अ फंक्शन टू एक्सेस द पैरामीटर्स ओरिजिनल आर्गुमेंट, चेंजेस टू द पैरामीटर आर आल्सो मेड टू द आर्गुमेंट। मतलब ये है कि इसमें अगर हम फंक्शन कॉल करते वक्त जो आर्गुमेंट पास करते हैं और जो हमारे फॉर्मल पैरामीटर रिसीव करते हैं, तो रिसीव करने के बाद अगर हम फंक्शन की डेफिनेशन में फॉर्मल पैरामीटर्स में कोई चेंजिंग करते हैं तो उसका इफ़ेक्ट ओरिजिनल आर्गुमेंट्स पे आता है। मतलब ये है कि फॉर्मल पैरामीटर्स में अगर हम कोई भी वैल्यू चेंज करेंगे तो ओरिजिनल पैरामीटर्स मतलब जो ओरिजिनल आर्गुमेंट्स हैं हमारे पास वो भी चेंज हो जाएंगे। जो कॉल बाय वैल्यू का मेथड था उसमें फॉर्मल पैरामीटर्स में चेंजिंग करने से एक्चुअल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर फॉर्मल पैरामीटर्स में चेंजिंग करने से C++ provides a special type of variable called a reference variable that when used as function parameter allow access to the original argument। जैसे हमने कॉल बाय वैल्यू में प्रोटोटाइप लिखी और उसके बाद फंक्शन की डेफिनेशन लिखी और वेरिएबल्स को यूज़ किया, सारा कुछ उसी तरह से करते हैं, लेकिन हम सिर्फ यहाँ पर रेफरेंस देते हैं वेरिएबल्स का। तो इसका सेंटेक्स आगे देख लेंगे हम। रेफरेंस वेरिएबल्स आर डिफाइंड लाइक रेगुलर वेरिएबल्स except you place an ampersand sign in front of the name. For example, the following function definition makes the parameter a reference variable। यहाँ पर एक फंक्शन की डेफिनेशन है जहाँ पर फंक्शन की प्रोटोटाइप वाइड है, उसके बाद फंक्शन का नेम, उसके बाद जो वेरिएबल हमने लिया है उसकी टाइप। यहाँ पर एम्परसेंड का साइन यूज़ करने से हम रेफरेंस वेरिएबल बना रहे हैं। तो सिंपल हमारे पास जो कॉल बाय वैल्यू का मेथड था उसमें हम एम्परसेंड का साइन नहीं यूज़ करते, तो इसलिए हमारे एक्चुअल आर्गुमेंट्स पे कोई इफेक्ट नहीं आता। यहाँ पर हम जो वेरिएबल क्रिएट करते हैं उसके साथ एम्परसेंड का साइन यूज़ करते हैं, तो इससे ये होता है कि अगर हम अपने फॉर्मल पैरामीटर्स में चेंजिंग करते हैं तो उसका इफेक्ट उसी तरह से ओरिजिनल में आता है। यहाँ पर अगर हम रेफरेंस वेरिएबल को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं 2 से, तो जो एक्चुअल पैरामीटर है उसमें भी चेंजिंग आ जाएगी। द रेफरेंस वेरिएबल जो कि डिक्लेयर करवाया है इस कॉल्ड अ रेफरेंस टू द इंटीजर। मतलब ये हमारे पास रेफरेंस है इंटीजर का। यहाँ पर फॉर्मल पैरामीटर्स में जो हमारे पास एड्रेस होता है वही एक्चुअल पैरामीटर्स का होता है, इसलिए जो चेंजिंग हम फॉर्मल पैरामीटर्स में करेंगे वही एक्चुअल में आएगी। व्हेन प्रोटोटाइपिंग अ फंक्शन विद अ रेफरेंस वेरिएबल बी श्योर टू इंक्लूड द एम्परसेंड आफ्टर द डाटा टाइप। जब हम प्रोटोटाइप लिखते हैं तो प्रोटोटाइप लिखते वक्त कॉल बाय वैल्यू का जो मेथड था उसमें हम ब्रैकेट्स में सिर्फ टाइप बताते हैं जो वेरिएबल हमने नीचे क्रिएट करना है, लेकिन प्रोटोटाइप लिखते वक्त जब हम रेफरेंस वेरिएबल को यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ एम्परसेंड का साइन यूज़ करते हैं। यहाँ पर अगर हम इन दोनों के दरमियान स्पेस दें, मतलब इंटीजर उसके बाद एम्परसेंड का साइन, तो भी ठीक है। अगर हम इनमें स्पेस नहीं देंगे तो भी ठीक है। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं हेडर फाइल से। सबसे पहले फंक्शन की प्रोटोटाइप लिख लेते हैं। यहाँ पर फंक्शन की टाइप वाइड है, उसके बाद फंक्शन का नेम डिस्प्ले वैल्यू, और हमने 2 वेरिएबल्स ले लिए हैं तो इसलिए हम क्या करेंगे, इंटीजर एम्परसेंड का साइन और उसके बाद एक दफ़ा दोबारा से इस तरह। ये फंक्शन की प्रोटोटाइप। उसके बाद मेन फंक्शन स्टार्ट करते हैं। मेन में आने के बाद हम 2 वेरिएबल्स लेते हैं, इंटीजर a और b। a को वैल्यू में देता हूँ 2 और b को 3। उसके बाद फंक्शन को कॉल करते हैं डिस्प्ले वैल्यू। एक्चुअल पैरामीटर्स को पास करते हैं a और b। यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करवाते हैं सी आउट वैल्यू ऑफ a। इसी तरह से वैल्यू ऑफ b भी प्रिंट करवाते हैं, वैल्यू ऑफ b। उसके बाद रिटर्न 0 का यूज़। फंक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं वाइड डिस्प्ले वैल्यू के नाम से था। उसके बाद इंटीजर एम्परसेंड का साइन और साथ एक वेरिएबल का नेम x, इसी तरह से सेकंड। फंक्शन की डेफिनेशन में भी हम उसी तरह से सी आउट वैल्यू ऑफ x और सी आउट वैल्यू ऑफ y। पहले इस प्रोग्राम को रन करते हैं।
तो वैल्यू ऑफ x हमारे पास 2, उसके बाद वैल्यू ऑफ y 3, तो दोबारा से वैल्यू ऑफ a एंड b उसी तरह से 2 एंड 3 मिलेगी। लेकिन यहाँ पर आके हम अपने फॉर्मल पैरामीटर्स में चेंजिंग करते हैं। यहाँ पर मैं x को वैल्यू देता हूँ 5 और y की वैल्यू हम कर देते हैं 7। दोबारा से इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो अब इसका रिज़ल्ट देख लें। यहाँ पर x और y जो कि हमारे फॉर्मल पैरामीटर्स हैं, इनमें चेंजिंग करने से जो चेंजिंग यहाँ पर की हमने वही चेंजिंग ऊपर a और b जो कि एक्चुअल आर्गुमेंट्स हैं उनमें आ जाएगी। मतलब अगर यहाँ पर हमने 5 और 7 इनको इनिशियलाइज करवाया है तो ऊपर a और b जो पहले 2 और 3 थे वो भी अब चेंज होकर 5 और 7 में हो जाएंगे। तो ये मेमोरी में किस तरह से चेंजिंग होती है अब इसको देख लेते हैं। तो ये हमारे पास एक प्रोग्राम की एग्जाम्पल है। सबसे पहले हमारे पास मेन फंक्शन है जहाँ पर हमने फंक्शन को कॉल करना है एक्चुअल पैरामीटर पास करके। उसके बाद a वेरिएबल डिक्लेयर करवाया जिसको हमने वैल्यू दी 2। इसी तरह से एक वेरिएबल लिया हमने b, उसमें वैल्यू दी 3। उसके बाद जो हमारा प्रोग्राम के अंदर सम का फंक्शन था, सम के फंक्शन की डेफिनेशन में हमने x को वैल्यू दी उसी तरह से 2। पहली दफ़ा जब हमने प्रोग्राम को रन किया था तो उसमें हमने कोई चेंजिंग नहीं की थी, इसलिए 2 उसी तरह से कॉपी हो जाएगा यहाँ पर। इसी तरह से हमारे पास y था। लेकिन जब हमने फॉर्मल पैरामीटर को चेंज किया और यहाँ पर हम रेफरेंस का यूज़ कर रहे हैं, तो रेफरेंस का यूज़ करने का मतलब है कि दोनों को सेम वैल्यू मिलेगी। मतलब x और a दोनों को एड्रेस सेम मिलेगा, इसलिए उसकी वैल्यू भी सेम है। इसी तरह से y और b को हम एड्रेस सेम दे रहे हैं तो इसलिए उन दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी। तो यहाँ पर जो एड्रेस x का है और जो एड्रेस y का है वही अब a और b का हो जाएगा, इसलिए जो चेंजिंग x में करेंगे वही a में आ जाएगी। क्यों? उन दोनों का एड्रेस सेम है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर चेंजिंग करते हैं, मतलब x में 2 ऐड करते हैं तो 4 हो जाएगा। इसी तरह से y में अगर हम 2 ऐड करते हैं तो वो 5 हो जाएगा। और चेंज होने के बाद इन दोनों की जो वैल्यू है वो ऊपर अपडेट हो जाएंगी। मतलब अगर x की वैल्यू 4 है तो ऊपर a की वैल्यू भी 4 हो जाएगी। इसी तरह से हमने जब y की वैल्यू चेंज की वो 5 हो जाएगी और b में भी 5 अपडेट हो जाएगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने ये देखा कि किस तरह से रेफरेंस वेरिएबल्स को यूज़ किया जाता है। रेफरेंस वेरिएबल को यूज़ करने से जो चेंजिंग फॉर्मल पैरामीटर्स में की जाती है वही चेंजिंग हमारी एक्चुअल पैरामीटर्स में होती है। क्योंकि उन दोनों का एड्रेस सेम होता है इसलिए उसमें चेंजिंग करने से एक्चुअल पैरामीटर्स भी चेंज हो जाते हैं। तो जो हमारा थर्ड मेथड है वो है कॉल बाय पॉइंटर। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेंगे कि कॉल बाय पॉइंटर क्या होता है। उसके बाद देखेंगे एड्रेस ऑपरेटर को और पॉइंटर ऑपरेटर को जो कि इस कॉल बाय पॉइंटर में यूज़ होंगे। लास्ट पे एक एग्जांपल करेंगे और उसको डायग्राम से समझेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द कॉल बाय पॉइंटर मेथड ऑफ पासिंग आर्ग्यूमेंट्स टू अ फंक्शन कॉपीज द एड्रेस ऑफ एन आर्ग्यूमेंट इनटू द फॉर्मल पैरामीटर। मतलब ये है कि जब हम फंक्शन को कॉल करते वक्त एड्रेस देते हैं तो वो एड्रेस पास होता है, उसकी कॉपी पास होती है हमारे फॉर्मल पैरामीटर्स की तरफ। तो इनसाइड द फंक्शन द एड्रेस इज़ यूज्ड टू एक्सेस द एक्चुअल आर्गुमेंट यूज्ड इन द कॉल। तो फंक्शन के अंदर बॉडी में जो हमारा एड्रेस यूज़ होता है वो एक्सेस करता है सीधा एक्चुअल आर्गुमेंट्स को। मतलब अगर हम कोई फॉर्मल पैरामीटर्स में चेंजिंग करते हैं तो इसका इफेक्ट भी एक्चुअल पे आएगा। दिस मीन्स डैट चेंजेस मेड टू द पैरामीटर अफेक्ट द पास्ट आर्ग्यूमेंट। जिस तरह कॉल बाय रेफरेंस में था इसी तरह से इसमें भी कोई भी चेंजिंग जो कि फॉर्मल पैरामीटर्स में की जाएगी उसका इफेक्ट एक्चुअल पे आएगा। अब हम ये देख लेते हैं कि एड्रेस ऑपरेटर क्या होता है। द एड्रेस ऑपरेटर रिटर्न्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल। जब भी हम कोई वेरिएबल बनाते हैं तो उसका कोई ना कोई मेमोरी एड्रेस होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया लेटर, नंबर और एक अमाउंट, तो इन तीनों का कोई ना कोई मेमोरी एड्रेस है। वो फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1200, 1201, 1203 है। तो इस एड्रेस को गेट करने के लिए हमने सी आउट में लेटर वेरिएबल को सी आउट करवाना है, उससे पहले हमने एड्रेस ऑपरेटर का यूज़ करना है। इसी तरह से हमने नंबर को अगर सी आउट करवाना है तो उससे पहले एड्रेस ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। ऐसा करने से हमें 1200, 1201 और 1203 वाली वैल्यूज़ मिलेंगी जो कि इन वेरिएबल्स का एड्रेस है। लेकिन अगर हमने इनके अंदर जो वैल्यू है, लेटर के अंदर फॉर एग्जांपल वैल्यू 4 है, उस वैल्यू को गेट करने के लिए हम पॉइंटर का यूज़ करते हैं। तो पॉइंटर क्या होता है? अ पॉइंटर इज़ अ वेरिएबल डैट स्टोर्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। पॉइंटर ऐसा वेरिएबल है जो कि किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करता है। तो अगर हमने लेटर वेरिएबल, नंबर वेरिएबल और अमाउंट वेरिएबल के अंदर जो वैल्यूज़ हैं उनको एक्सेस करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे,
सी आउट लेटर और उससे पहले हम यूज़ करेंगे पॉइंटर का साइन। इसी तरह से सी आउट नंबर, नंबर से पहले हम यूज़ करेंगे पॉइंटर। सी आउट अमाउंट, अमाउंट से पहले हम यूज़ करेंगे पॉइंटर का साइन। तो इसे हम कहते हैं पॉइंटर ऑपरेटर और ये कंप्लीमेंट होता है एड्रेस का। मतलब एक वेरिएबल का एड्रेस अगर आपने लेना है तो उसके लिए एड्रेस ऑपरेटर यूज़ करते हैं जो कि एम्परसेंड का साइन है। इसी तरह से उसको वैल्यू अगर हमने गेट करनी है उस वेरिएबल के अंदर जो उस एड्रेस पे है, फॉर एग्जांपल लेटर एक वेरिएबल है जिसका एड्रेस है 1200। इस 1200 एड्रेस पे जो वैल्यू है उसको एक्सेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं पॉइंटर साइन को। इट रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एट दैट एड्रेस। मतलब उस एड्रेस पे जो वैल्यू है उसको एक्सेस करने के लिए हम पॉइंटर का यूज़ करते हैं। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं हेडर फाइल से। सबसे पहले फंक्शन की प्रोटोटाइप लिख लेते हैं। फंक्शन हमारे पास वाई टाइप का है और फंक्शन का नाम है स्वैप, जिसमें हम दो वैल्यूज़ को स्वैपिंग करेंगे। उसके बाद हम यूज़ करेंगे इंटीजर पॉइंटर, इसी तरह से इंटीजर पॉइंटर। तो ये हमारे पास फंक्शन प्रोटोटाइप का सिंटैक्स है। मतलब अगर हमने कॉल बाय पॉइंटर का यूज़ करना है, हम क्या करेंगे, डाटा टाइप के साथ पॉइंटर साइन का यूज़ करेंगे। तो जितने भी वेरिएबल्स होंगे उनकी इसी तरह से हम उतनी ही वैल्यूज़ लिखेंगे। उसके बाद मेन प्रोग्राम में आते हैं, दो वैल्यूज़ लेते हैं इंटीजर टाइप की a, उसको वैल्यू देते हैं 100। उसके बाद b लेते हैं 200, सी आउट करवाते हैं इनकी वैल्यूज़ को, वैल्यू ऑफ a एंड b respectively a and b। उसके बाद स्वैप फंक्शन था जो हमारा, उसको कॉल करते हैं और एड्रेस पास करते हैं a और b का। तो एड्रेस पास करने के लिए एड्रेस ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है, इसी तरह से b के लिए भी। उसके बाद सेमीकोलन। दोबारा से हम ये वाली लाइन प्रिंट करवाते हैं सी आउट की, और लास्ट पे रिटर्न 0 का यूज़। फंक्शन की बॉडी लिखते हैं वाइड स्वैप इंटीजर पॉइंटर x, एक वेरिएबल लिया, इसी तरह से इंटीजर पॉइंटर y। फंक्शन की बॉडी में आने के बाद हम क्या करेंगे, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लेंगे टेम्परेरी जिसका नाम है। उसके बाद हम क्या करेंगे, टेम्प में वैल्यू स्टोर हो जाएगी x की, x में वैल्यू स्टोर करवा देंगे y की, और y में वैल्यू स्टोर हो जाएगी टेम्प की। तो इस तरह से ये स्वैपिंग हो जाएगी। अब हमने जो चेंजिंग की है अपने फॉर्मल पैरामीटर्स में चेंजिंग की है, तो इसका इफेक्ट मेन के अंदर जो हमारे a और b हैं उसमें भी आ जाएगा। तो इसको रन करके देख लेते हैं। तो ये है इस प्रोग्राम की आउटपुट। मतलब कि स्वैपिंग से पहले हमारे a और b की वैल्यूज़ थी 100 एंड 200 और स्वैपिंग के बाद उसकी वैल्यू है 200 एंड 100। ये जो चेंजिंग की है हमने, ये फॉर्मल पैरामीटर्स के थ्रू हुई है। मतलब ये है कि फॉर्मल पैरामीटर्स में जो भी चेंजिंग होगी वो एड्रेस सेम होने की वजह से उसका इफेक्ट है जो एक्चुअल पे भी आ रहा है। तो प्रोग्राम का कंट्रोल देख लेते हैं। सबसे पहले लाइन नंबर 6 पे दो वेरिएबल्स लिए, लाइन नंबर 7 पे मैसेज, लाइन नंबर 8 पे स्वैपिंग का फंक्शन कॉल किया और उसको एड्रेस पास कर रहे हैं हम अपने आर्ग्यूमेंट्स का। उसके बाद दोबारा से हमने लाइन नंबर 9 पे a और b की वैल्यू को सी आउट करवाया। तो लाइन नंबर 8 के बाद जो कंट्रोल है वो लाइन नंबर 12 पे आ जाएगा। यहाँ पर आने के बाद हमने लाइन नंबर 14 पे दोबारा से एक न्यू वेरिएबल लिया टेम्प नाम का, और उसको हम वैल्यू दे रहे हैं जो x में है, और x को वैल्यू दे रहे हैं जो y में है, और y में हम स्टोर करवा रहे हैं टेम्प के अंदर जो वैल्यू थी। इस तरह से स्वैपिंग हो जाएगी। और लाइन नंबर 17 के बाद दोबारा से कंट्रोल आ जाएगा लाइन नंबर 9 पर। तो इस तरह से लाइन नंबर 9 पर हमने a और b की वैल्यूज़ को दोबारा से प्रिंट करवाया है जो कि स्वैपिंग के बाद है। तो स्वैपिंग से पहले 100 एंड 200 थी और स्वैपिंग के बाद 200 एंड 100 है। तो लाइन नंबर 9 पर हम जो एड्रेस पास कर रहे हैं अपने आर्गूमेंट्स a और b का, उस एड्रेस को होल्ड कर रहा है लाइन नंबर 12 पे जो हमने पॉइंटर वेरिएबल्स बनाए हैं। अब हम देखते हैं इसकी डायग्राम को। तो ये हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसमें सबसे पहले मेन फंक्शन था और उसके अंदर एक्चुअल पैरामीटर्स थे a और b। a को हमने वैल्यू दी 100, b को वैल्यू दी 200। उसके बाद स्वैपिंग का फंक्शन था, उस फंक्शन के अंदर फॉर्मल पैरामीटर्स थे जिसमें हमारे पास पॉइंटर x एक वेरिएबल था और पॉइंटर y।
पॉइंटर x में जो वैल्यू आ रही थी वो a थी, जो कि a का एड्रेस पास कर रही थी हमें, और इसके अंदर वैल्यू आ जाएगी 100। दोबारा से y का जो वेरिएबल है उसके अंदर भी एड्रेस कॉपी हो रहा है b का, इसलिए इसकी वैल्यू फ़िलहाल 200। उसके बाद हम स्वैपिंग करेंगे, 100 वैल्यू चले जाएगी y के पास और 200 वैल्यू आ जाएगी x के पास। और इसके बाद हम ये वैल्यूज़ दोबारा से सी आउट करवा रहे हैं मेन फंक्शन के अंदर जाकर, और वहाँ पर भी a की जो वैल्यू है वो 200 हो जाएगी और b की वैल्यू है जो 100 आ जाएगी। तो ये थी हमारी डायग्राम जिसमें हम स्वैपिंग कर रहे हैं और ये देखा कि किस तरह से फंक्शन कॉलिंग के वक्त एड्रेस पास हो रहा है। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है फंक्शंस में वो है फंक्शन ओवरलोडिंग। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि फ़ंक्शन ओवरलोडिंग का यूज़ क्यों किया जाता है। जब हमने सेम नाम के फ़ंक्शन को एक या एक से ज़्यादा दफ़ा यूज़ करना हो तो हम फंक्शन को ओवरलोड करते हैं, लेकिन उसके पैरामीटर्स चेंज कर लेते हैं, या तो नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स चेंज कर लेते हैं या फिर टाइप ऑफ पैरामीटर्स। तो फंक्शन ओवरलोडिंग इज़ अ फीचर इन C++ वेयर 2 or more functions have the same name as long as their parameters list are different। मतलब उनका नेम तो सेम हो सकता है लेकिन उनके पैरामीटर्स डिफरेंट होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसमें हमने एक इंटीजर टाइप की वैल्यू ली और एक फ्लोट टाइप की। उसके बाद डिस्प्ले के फंक्शन को कॉल कर रहे हैं 4 दफ़ा। पहली दफ़ा हम कोई भी वैल्यू पास नहीं कर रहे, दूसरी दफ़ा हम इंटीजर टाइप की वैल्यू पास कर रहे हैं एज आ आर्ग्यूमेंट, थर्ड टाइम फ्लोट टाइप की, और फोर्थ टाइम इंटीजर भी और फ्लोट भी पास कर रहे हैं। जब हम फर्स्ट टाइम फंक्शन को कॉल करते हैं तो कॉल करने से जो वाइड डिस्प्ले का फंक्शन है जिसके अंदर कोई भी पैरामीटर नहीं है वो कॉल हो जाएगा। उसके बाद अगर हम सेम नाम के फंक्शन को कॉल करते हैं एक पैरामीटर के साथ तो डिस्प्ले वैल्यू जो फंक्शन है हमारा इंटीजर x के साथ वो कॉल होगा। इसी तरह अगर हम डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करते हैं फ्लोट आर्ग्यूमेंट के साथ तो हमारा फंक्शन कॉल हो जाएगा फ्लोट y वाला। इसी तरह अगर हम फंक्शन को कॉल करते हैं जिसमें 2 आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं तो हमारा डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा जिसमें इंटीजर x एंड फ्लोट y एज अ पैरामीटर्स हैं। तो फंक्शन ओवरलोडिंग में फंक्शन का नाम सेम है लेकिन हर दफ़ा पैरामीटर्स डिफरेंट हैं। फर्स्ट टाइम एम्प्टी है, सेकंड टाइम इंटीजर टाइप की वैल्यू थी, थर्ड टाइम फ्लोट टाइप की वैल्यू है और लास्ट टाइम इंटीजर एंड फ्लोट। तो अब हम एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम फंक्शन की टाइप इंटीजर और डबल का यूज़ करते हैं और उसमें पैरामीटर्स को भी पास करेंगे। तो प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं हेडर फाइल से। सबसे पहले फंक्शन की प्रोटोटाइप लिखते हैं। यहाँ पर जो फंक्शन बनाएंगे वो इंटीजर टाइप की वैल्यू का स्केयर लेगा और उसके बाद सेम फंक्शन का नाम होगा लेकिन वो डबल टाइप की वैल्यू का स्केयर लेगा। तो इंटीजर स्केयर, और हमने जो पैरामीटर पास करना है वो भी इंटीजर टाइप का। इसी तरह से डबल स्केयर और पैरामीटर भी डबल टाइप का। उसके बाद मेन फंक्शन को स्टार्ट करते हैं। मेन में आने के बाद 2 वेरिएबल्स लेते हैं, इंटीजर a एंड डबल b। उसके बाद एक मैसेज प्रिंट करवाते हैं, सी आउट एंटर इंटीजर एंड फ्लोट वैल्यू। उसके बाद मैसेज प्रिंट करवाते हैं, सी आउट हेयर आर द स्क्वेयर्स। बी। उसके बाद रिटर्न 0 का यूज़ करते हैं। फंक्शन की बॉडी को डिफाइन करते हैं, इंटीजर स्क्वेयर स्क्वेयर इंटीजर x फॉर्मल पैरामीटर। उसके बाद रिटर्न करते हैं, रिटर्न x मल्टीप्लाई बाय x। सेकंड फंक्शन को डिफाइन करते हैं, डबल स्क्वेयर डबल y। फंक्शन की बॉडी में रिटर्न y मल्टीप्लाई y। प्रोग्राम को रन करते हैं। यहाँ पर हम वैल्यूज़ को एंटर करते हैं। सबसे पहले एक वैल्यू एंटर करते हैं 3, उसके बाद वैल्यू एंटर करते हैं फॉर एग्जांपल 4.4। तो जो हमारा स्क्वायर आ जाएगा 3 का वो 9 आ जाएगा और इसी तरह से 4.4 का स्क्वायर 19.36।
तो फंक्शन ओवरलोडिंग का पर्पस सेम नेम के फंक्शंस को यूज़ करना, लेकिन उनके नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स को चेंज करना या फिर टाइप ऑफ पैरामीटर को चेंज करना। नंबर ऑफ़ पैरामीटर को हम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा सम का फंक्शन है तो एक सम के फंक्शन में हमने 2 पैरामीटर को पास करना है 2 वैल्यूज़ को ऐड करने के लिए। सेम नाम का फंक्शन हम बना सकते हैं 3 वैल्यूज़ के लिए, तो उसमें 3 पैरामीटर पास कर देंगे। तो इस तरह से उनके पैरामीटर डिफरेंट हो जाएंगे नंबर की वजह से। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने फंक्शंस का कॉन्सेप्ट, टाइप और कैटेगरीज़ को देखा। इसके अलावा जितने भी सब टॉपिक्स थे उनकी एग्जांपल को इम्प्लीमेंट किया। जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम अरेज को करेंगे। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।